बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, अभी सेट पे आते ही मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरी और मेरी सहेली की मैचिंग हो गई है, लेकिन अभी हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि बात हम करेंगे फूलों की, पौधों की, ग्रीनरी की। पहने अलबत्ता मैंने नीले और सफ़ेद कपड़े हैं, इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन हमारे सेट पे भी अगर आप देखें तो आपको ग्रीनरी बहुत से एरियाज़ में नज़र आएगी क्योंकि ग्रीन है ही ऐसा खूबसूरत कलर। प्लस जब हम पौधे या फूल या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो नेचर के करीब होती है, जो नेचर के करीब पॉजिटिव चीज़ होती है। देखिए, अगर आप किसी खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर को देखते हैं, जैसे कि कहीं ज़लज़ला आया हुआ होता है या कोई दरख्त गिरे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, तो इंसान डिप्रेस्ड होता है। लेकिन जब आप हरे भरे खेत देखते हैं या अपने बाग में जाते हैं, कोई भी आपके घर में इतना छोटा मोटा कोई कॉर्नर है जहाँ पे फूल बूटे वगैरह लगे होते हैं, तो इंसान का मूड खुशगवार हो जाता है। आपको पता है व्यूअर्स, मेरा जो बाथरूम है, वॉशरूम जो है, वहाँ पे मैंने ग्रीन अपनी जो लेज है ना, जिधर खिड़की बनी है, क्योंकि आपको पता है बाथरूम्स में बहुत से लोग नहीं भी बनवाते खिड़की, मैंने फ्रॉस्टेड खिड़की बनवाई है ताकि सनलाइट आया करे। वहाँ पे मैंने पौधे रखे हुए हैं। तो जब मैं एंटर होती हूँ, चाहे मैं सुबह उठते ही, आपको पता है अक्सर बंदा जब सुबह उठता है तो मूड इतना कोई अच्छा नहीं होता, मतलब थका हुआ होता है, 100 और टेंशन होती हैं। तो मैं जब बाथरूम में जाती हूँ तो मेरी सबसे पहली नज़र जो है वो उस ग्रीनरी पे पड़ती है। फिर अगर टाइम हो और उन दिनों में मेरी एक्सरसाइज वगैरह चल रही हो तो सुबह उठते ही मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर निकल जाऊँ और अपने लॉन के अंदर थोड़ी सी चहलकदमी करूँ, अपने डॉग्स के साथ थोड़ा सा खेल लूँ। आजकल मौका नहीं इतना मिल रहा, बट इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन की तरफ वापस जाऊँगी। बिकॉज आई रिमेंबर जब शुरू में मैं अपना वेट कम कर रही थी, आप सबको पता है मेरा 40-45 किलो जब वज़न चढ़ा हुआ था, तो जिस चीज़ से मैंने वज़न कम किया वो थी वॉक। और वॉक किस तरह मैं मेंटेन कर पाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठती थी तो फर्स्ट थिंग फजर की नमाज़ आपने पढ़ी, जिम वाले कपड़े पहने, जो भी आप जिसमें भी है, या शलवार कमीज़ में भी। वॉक की तो एक ऐसी अमेजिंग चीज़ है कि जिम के कपड़ों की उस तरह ज़रूरत भी नहीं होती। शलवार कमीज़ पहनी, दुपट्टा साइड पे आपने बांधा, अपने जॉगर अपने पहने और आप निकल गए। वैसे तो अगर विदाउट सॉक्स एंड शूज़ आप थोड़ी देर घास के ऊपर चलें सुबह सुबह उस टाइम पे, तो आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। फिर आपने बेशक सॉक्स पहने, अपनी स्नीकर्स पहने और आप ज़रा लंबी वॉक पे निकल गए। वो जो ग्रीनरी होती है, वो जो चिड़ियों का चहचहाना होता है, वो आपके माइंड को बहुत पॉजिटिव अंदाज में चेंज करता है और बल्कि बड़ी पॉजिटिविटी आपके जहन में लेके आता है। देखिए, इंसान, अगर हम बात करें इंसान और फितरत की, तो हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है पौधों से, प्लांट से। देखिए, घरों में और इन जगहों पे रहना तो हमने बाद में शुरू किया ना, छत वत ये वो। पहले तो घर भी लोग दरख्तों में बना लेते थे या केव्स के अंदर बना लेते थे। इंसान नेचर के बहुत करीब था। और व्यूअर्स, पहले तो लोग जो भी कहते थे, अब ये बात माहिर नफ्सियात, मेडिकल डॉक्टर्स, हर बंदे ने प्रूव किया कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम फ़ायदे में रहेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल है वो इसीलिए आ रहे हैं कि दरख्त काटे गए हैं, पौधे बहुत कम हो गए हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, आलूदगी की वजह से लोगों को सांस नहीं आता, हज़ारों और मसाइल होते हैं, घरों के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा कमरे और चीज़ें बनाने के ऊपर तवज्जो देते हैं, ग्रीनरी कोई नहीं लगाता। तो कुछ कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में आया कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घरों के अंदर जो हैं वो रूफ़ गार्डनिंग की तरफ चले जाएं, यानी कि छत के ऊपर गार्डन बना लिया या किचन गार्डन बना लिया कि कुछ चीज़ें आपने किचन में लगा दी। यूँ पिछले दिनों में, लास्ट फ्यू मंथ्स में मुझे एहसास हुआ कि यार घर की स्पेसेस माशाल्लाह मेरी बड़ी हैं, बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया है, पेंटिंग्स हैं, फर्नीचर है, पौधे क्यों नहीं हैं? तो गार्डन में तो पौधे थे सो थे, मैंने घर के अंदर भी लगाने शुरू कर दिए। डिफरेंट जगहों पर जहाँ जहाँ मौका मिला प्लांट्स रखे, ऐसी चीज़ें रखी कि जितनी ज़्यादा घर के अंदर ग्रीनरी होगी, एक तो मूड भी सबका अच्छा होगा, उसके अलावा ऑक्सीजन की आपको वाफिर मिकदार में एक सप्लाई मिलेगी। पौधे क्या करते हैं? आपको फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो प्लांट्स घर के अंदर भी लगाएं। फिर अगर आपके घर में बाग है, कितने भी साइज़ का है, फल देने वाले पौधे लगाएं, फूल देने वाले पौधे लगाएं, ऐसी चीज़ें लगाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। नीम हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, पुदीना हो गया। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, कड़ी पत्ता हो गया। अब देखिए, कड़ी पत्ता कितना इस्तेमाल होता है खाने की चीज़ों में, और आजकल आपको किसी दुकान से उस तरह से नहीं मिलता। घर में लगा हुआ हो तो आपने यूज़ कर लिया। कराची में फिर भी अवेलेबल होता है काफ़ी ज़्यादा। लाहौर साइड पे तो अगर आपने लगाया हुआ है
कड़ी पत्ते का दरख्त तो फिर आपको कड़ी पत्ता मिलता है, वरना लोग ज़्यादा मिकदार में कहीं से तोड़ लाते हैं, उसको फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, क्योंकि प्लांट है ऑब्वियसली ख़राब हो जाता है। सो बहुत सी चीज़ें घरों में भी लगाई जा सकती हैं। अब नेचुरल हर्ब्स हो गई, स्प्रिंग अनियंस बहुत से लोग घर में उगाते हैं। सो एक तो आप खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट ले सकते हैं, फ्रेश सब्जियां आपको मिलेंगी। फिर फूलों की जब बात करें, व्यूअर्स, कौन सा इंसान है जो फूलों को देख के खुश नहीं होता? खुशबू अपनी जगह, खूबसूरती अपनी जगह, पॉजिटिव माइंड अपनी जगह। इनफैक्ट फ्लावर्स जो हम लोगों को गिफ्ट भी करते हैं, अगर हम कटे हुए फूल देने के बजाय पौधा दे दें, आपको तो बाहर के ममालिक में क्या होता है, जिस तरह ऑर्किड है, एक बड़ा इम्पोर्टेड किस्म का बड़ा खूबसूरत फूल होता है। तो मैं जब भी अपने फ्रेंड्स की तरफ बाहर के मुल्क में जाती हूँ तो मैं उनके लिए हमेशा प्लांट लेके जाती हूँ, पौधा। वो अच्छे से पॉट्स में लगा हुआ होता है, एक वो होता है, वो पौधा सालों से चलेगा, वर्सेस वो जो कटे हुए फूल आप लेके जाएंगे तो 4-5 दिन में वेस्ट हो जाएंगे। मुझे फूल खुद बहुत पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आई रिमेंबर मेरी बेस्ट फ्रेंड मशल पीरज़ादा, मशल ने एक दिन मेरी बर्थडे पे कहती है, जुगन आज मैं इस बार तुम्हारी बर्थडे पे ना कुछ यूनिक से चीज़ें लाऊंगी। हर्बल प्रोडक्ट्स लेके आई, नेचुरल ऑर्गेनिक, बल्कि उन्हीं से मुझे भी आइडिया हुआ कि मैं अपने प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाती। नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें वो लेके आई, साथ में मेरे लिए छोटे छोटे प्लांट्स लेके आई। कहती है पुदीने का प्लांट है, ये उसका तुलसी का छोटा सा पौधा है, ये धनिए का पौधा है, कोरिएंडर का। अच्छा, मुझे इतना प्यारा उसका ये गिफ्ट लगा, वो ये लेके आई। अच्छा, फिर कुछ प्लांट्स, गेंदे के फूलों के पॉट्स लेके आई लगे हुए। कहती है जुगन देखो, हम हमेशा कटे हुए फूल लेके आते हैं गिफ्ट के तौर पे, खाने पीने की चीज़ें बनी बनाई लाते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें लेके आएँ तो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी किचन गार्डनिंग की तरफ आओ। तो हमने अब घर में तुलसी लगाई हुई है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, फलों के दरख्त भी लगाए हैं, टेंजरीन्स भी लगी हुई हैं घर के अंदर। व्यूअर्स, फ़ायदा तो अपनी जगह एक खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपनी आबो हवा के लिए बड़ी पॉजिटिव स्टेप्स उठा रहे हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को तो चेंज कर सकते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है कि लोग अपने घरों में एस्ट्रोटर्फ लगा देते हैं, वो जो प्लास्टिक की घास होती है। वो भाई असल घास लगाएं, असल घास नहीं लगा सकते, जगह को पक्का करा के वहाँ पे पौधे वगैरह रख दें, उससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पंखा लगा दें, बाहर मिस्ट फ़ैन लगा दें, बाहर 4 कुर्सियाँ लगाएं और वहाँ पे बैठ के आप आराम से शाम के टाइम एंजॉय करें। गर्मी एक सर्टन पॉइंट तक होती है पाकिस्तान में, लेकिन उसके अलावा भी उस दौरान भी कितने खूबसूरत किस्म के फूल आ जाते हैं सीज़न में, कितने खूबसूरत किस्म के प्लांट सीज़न में आ जाते हैं। हर सीज़न के अपने प्लांट्स होते हैं। और बाय द वे, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी पॉजिटिव एक्टिविटी है कि बच्चे गार्डनिंग की तरफ आएँ और उनके अंदर एक ये डिज़ायर पैदा हो। और बाय द वे, गार्डनिंग से, प्लांटेशन और इन चीज़ों के अंदर जाने से इंसान के अंदर से एंग्जाइटी भी ख़त्म होती है, डिप्रेशन भी ख़त्म होती है। जो लोग डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनको कहते हैं नेचर में जाएं, वहाँ पे कुछ वक्त गुजारें, पॉजिटिव चीज़ें अपने इर्द गिर्द रखें। फॉरेस्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, होम गार्डनिंग हो गई, इन सब चीज़ों की अहमियत पे इसलिए आज व्यूअर्स बात कर रही हूँ क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग और जो पोल्यूशन के हालात हैं हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में, अगर हर बंदा दुनिया के हर कोने में बैठ के अपना हिस्सा नहीं डालेगा तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, बहुत जल्द हम लोग नॉर्मली, जिस तरह एक ज़माना होता था जब हम लोग नलके का पानी पीते थे, फिर एक वक्त आया कि बोतल के पानी पे चले गए। अब नलके का या डायरेक्ट नहर नूर से कोई जाके पानी नहीं पीता, बिकॉज आपको पता होता है कि पानी गंदा है। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम सांस ना ले सकें और हमें अपने साथ ऑक्सीजन टैंक्स या कोई ऐसी चीज़ लगा के घूमना पड़े ताकि हम सांस ले सकें। तो एक बड़ी डरावनी बात है और एक बड़ी रियलिस्टिक बात है जिसके ऊपर हमें सोचना भी चाहिए। और हम ज़मीन ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करें। तो अगर बच्चे सांस ही नहीं ले पाएंगे तो कौन सा फ्यूचर, कौन सा कल। सो आज मैं आप सब से ये दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक वो जो कहते हैं ना कि एक वो जो बंदा एक तरह से मिन्नत ही कर रहा होता है, तरला कर रहा होता है कि प्लीज़ सब अपना अपना इतना इतना हिस्सा डाल दे। एक दरख्त ही हर बंदा इस दुनिया में लगा दे तो कितने मेजर चेंजेस आ सकते हैं। अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, नई ज़मीन में लगा सकते, गमलों में, छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे पॉट्स में, एटलीस्ट अपने घर के इर्द गिर्द और अपने घर के अंदर तो साफ़ सुथरी हवा होनी चाहिए ना, जो आप ब्रीथ कर सके। और
कूड़ा ना फेंके, पोल्यूशन ना करें, वो तो सब चीज़ें हम जानते ही हैं। लेकिन अगर फूलों की, पौधों की, दरख्तों की, फलदार दरख्तों की बात करें तो ये तो बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। और सोचें कि जो भी आपके घर के लगे हुए दरख्त के बाहर या घर के इर्द गिर्द दरख्त के साए में बैठेगा, हर बार जब बैठेगा तो उसका सवाब आपको ही मिलेगा ना। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। देखें आज हमारी मैचिंग हो गई, ब्लू ब्लू हो गए, ब्लू एंड वाइट दोनों। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आज के टॉपिक के बारे में आपकी राय क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि पौधे देख के तो वैसे ही बंदे का दिल उदास हो, पौधे लगे हों और मतलब फूल लगे हों तो उनको देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है। और कितनी दफ़ा लोग मर्दों को भी कहते हैं कि भाभी दा मूड ख़राब है, फूल ले जाओ, मूड सेट हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोग रोमांस को देखें तो वो भी फूलों से है जी, कोई सेलिब्रेशन है वो भी फूलों से है। मेरा पॉइंट ये है कि हर चीज़ काट काट के यूज़ करने से बेहतर है कि आप एक्चुअली उनको लगाएं। जी। और आपको पता है नीचे में हर गली में दरख्त लगे हुए हैं। आप बाहर निकलो, फ्रूट्स के दरख्त, पौधे, फूलों वाले हर इतने खूबसूरत लगते हैं। और मेरे घर में कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है, एलोवेरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मनी प्लांट भी। पौधे, मुझे पौधों से जिसे कहते हैं ना बहुत प्यार है। और जो है मतलब पौधों का जो है वो ये है कि हमारी आगे जो आने वाली नस्लें हैं, अगर हम उनके लिए भी ये काम करें तो हम तो बहुत जो है दूर तक पहुंच सकते हैं। नहीं, बट देखें ना, सिंपल सी बात है, हम लोग तब तक एक्शन नहीं लेते ज़िंदगी में किसी चीज़ के ऊपर जब तक मामला बहुत ख़राब नहीं हो जाता। जी। अब लोगों को सांस नहीं आ रहा, एंग्जाइटी में आ रहे हैं, हर बंदे को टेंशन हो रही है कि हम क्या करें। तो जब इतने अरसे से गवर्नमेंट और डिफरेंट इदारे हमें कह रहे थे कि इन्वायरमेंट चेंज आ रहा है, आप देखिए सर्दियों में सही सर्दी नहीं पड़ती, सर्दियां खत्म हो रही होती हैं तो एकदम से सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। गर्मियों में इतनी एक्सट्रीम पे गर्मी चली जाती है कि लोगों की डेथ हो जाती है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। अगर पौधे हों तो मेरा ख्याल है कि शायद ये इस चीज़ का जो है रेशो बहुत कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये पहाड़ चावलों का जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इस पहाड़ से हम क्या बनाने वाले हैं। चावल तो बन ही रहे हैं, इतना तो समझ आ गई है, बट और भी बहुत सी छोटी मोटी हरी भरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इनसे क्या बनाएंगी शेफ़ नूर, ये जानेंगे शेफ़ नूर से, शेफ़ नूर्स किचन में, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ नूर के किचन में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतने कुछ मिनट्स के बाद हमारी मुलाकात हुई ना तो मैंने कहा वैसे तो हम रूबरू ही थे, लेकिन ये बताइए कि आज आप बनाना क्या सिखा रही हैं? बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी, आज हम बना रहे हैं जी एग फ्राइड राइस विद वेजिटेबल के साथ, और साथ हम इसके सर्व करेंगे चिकन मंचूरियन, सबका फेवरेट। चले जी, मैं आ जाती हूँ आपके पास किचन के अंदर। और पहले हम राइस का कर लेते हैं, और ये हमने ऑयल जो है वो रखा हुआ है, पहले रेसिपी बोल देते हैं। नहीं, चिकन को फ्राई करने के लिए रखा है ना ये? जी। तो मैं चिकन को भी फ्राई कर देती हूँ ताकि चिकन आपको पता है कि वो पहले से भी रेडी कर। ठीक है, डन हो गया। चल ठीक है, गर्म हो जाए तो आप प्लीज़ अपनी रेसिपी की तरफ। जी मैं बोल देती हूँ। मंचूरियन के लिए हमें चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 2 कप, और हमें चाहिए पाउडर शुगर ½ टीस्पून, तेल 3 खाने के चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च ½ चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। और इसको हम चिकन में डाल के मैरिनेट कर देंगे। कॉर्नफ्लावर ऑयल जो है, ऑयल सारी चीज़ें डाल के हमने इसको मैरिनेट कर दिए 30 मिनट्स के लिए। ये आप देख रहे होंगे, ये हमने मैरिनेशन रेडी की है और इसको 1 बाय 1 हम इसमें डालेंगे और ज़रा गरम ऑयल जी, गरम ऑयल। अच्छा मुझे बता दें राइस का मैंने क्या स्टार्ट करना है? राइस के आप ऑयल डालें और उसके बाद ये एग। अच्छा, अंडा पहले करना है? जी, अंडा। सब्जियां नहीं बनानी पहले? नहीं, अंडा करेंगे, उसके बाद सब्जियां डालेंगे, उसको निकाल लेंगे एग को। ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको निकाल लेंगे, स्क्रैम्बल करना है जी। ठीक है जी, लाइए तो मैं ये कर लेती हूँ। और ग्रेवी के लिए चाहिए जी हमें यखनी 2 कप, और आपने यखनी जो है बोन से आपने लेनी है, बोन से बनानी है यखनी। उसमें सिर्फ आपने उसको जब बॉईल करेंगे तो उसमें सिर्फ जो है आपने अदरक डालना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना, और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, लहसुन चॉप चाहिए 2 खाने के चम्मच, अदरक चॉप चाहिए 2 खाने के चम्मच, चिली पेस्ट जो है ये घर में बन सकती है। सिर्फ गोल वाली जो लाल मिर्ची हैं उसको आपने 1 घंटे के लिए भिगो देना और उसको चूल्हे पे रख के पका लेना है। जब पानी 1/4 कप रह जाए तो उसको ग्राइंड कर लेंगे और दोबारा से हम सॉस पैन में डालेंगे। 2 टेबलस्पून जो डालेंगे हम इसमें केचप, 1 टीस्पून डालेंगे हम पाउडर शुगर, और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे सिरका।
और इसको पकाएंगे। जब केचप की तरह गाढ़ा हो जाए तो उसको उतार के और आप इसको बॉटल में डाल के फ्रीज़र में रख दें। जब आपको चाहिए हो तो आप जो है वो इसको निकालें और जो है जब आपको चिली पेस्ट के खाने जो आपको रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट आएगा वो इसी चिली पेस्ट से आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ऑमलेट टाइप जो बनाना था वो बना लिया, अब इसको हमने क्या करना है? बस इसको निकालें और उसके बाद में हम डालेंगे जब राइस डालेंगे तो। ठीक है जी, उसके बाद ऑयल दोबारा से डाल के वेजिटेबल को हमने सौते करना है। पहले गार्लिक जिंजर, इसमें प्रोसीजर बताइए मुझे। जी, बस इसमें सिर्फ ऑयल डालना है और वेजिटेबल डाल देनी है और उसको कुक करना है। जी, कुक करना है। अच्छा जी, ये आपका एग आ गया जी। और हमें चाहिए चिली पेस्ट का मैंने तरीका बता दिया। केचप 2 कप चाहिए, चीनी 2 खाने के चम्मच चाहिए, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक जो है हस्बे जायका और हरा प्याज गार्निशिंग के लिए चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा ये कम लगे तो ये एंड में भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको जो है चिली को जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑयल कितना डालना था? हमने तो बिल्कुल लाइट सा डाला है। बिल्कुल ठीक डाल, थोड़ा सा और डाल, थोड़ा सा वेजिटेबल भी है और काफ़ी सारे राइस भी हैं। बस ठीक है जी, डन हो गया। थोड़ी सी गाजर को हो जाएगी तो हम अपना ये डाल देंगे। ये साथ साथ हम इसको ये भी डाल देते हैं। मैं चिकन को डालना शुरू कर देती हूँ। चिकन के लिए मैंने पॉक इसलिए रखा, हाँ जी, क्योंकि पॉक से वो वन करके चावल चाहिए उबले हुए 2 कप, गाजर चाहिए चॉप की हुई बारीक 1 कप, बंद गोभी चाहिए 1 कप, शिमला मिर्च चाहिए 1 कप, नमक चाहिए हस्बे जायका, सोया सॉस चाहिए 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर चाहिए 1/2 चाय का चम्मच, अंडे 3 अदद, चिकन पाउडर 2 चाय का चम्मच। और आपने जो है पहले ऑमलेट बना लेना है इसको, और उसके बाद आपने सारी वेजिटेबल को 1 बाय 1 जो है आपने सौते करना है। जब वो हो जाएंगी तो उसमें सोया सॉस और सारे मसाले डाल के, नमक और काली मिर्च और डाल के इसको मिक्स करना है और उसके बाद राइस डाल के टॉस करना है और हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो जाएंगे। अगर आप चिकन एग में आपने नमक डाला था थोड़ा सा, इसमें एग में जी डाला था, जी डाला। और इसका येलो कलर बड़ा मजे का आया हुआ था। इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ फूड कलर डाला है, पिंच सही, जी, सही। ज़्यादा नहीं डाला, पिंच ऑफ डाला है। तो ये हमारा अच्छा, एक और चीज़, बहुत ज़्यादा आपने एक साथ नहीं डालना चिकन, हाँ क्योंकि वो फिर बहुत जो है ना उसका एक गुतावा सा बन जाता है। इतना डालना है कि वो आप फ्राई कर लें एक पोर्शन, फिर आप अगला पोर्शन डाल दें, इतना तो कोई इशू नहीं होता जी। ये बस तेज़ ऑयल में डालना है, 1 मिनट के लिए हमने इसको करना है। फिर ये जो अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये चूई हो जाएगा, आपसे चबाया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ जी, आप कुछ और पीसेस डाल दें, मैं तब तक अब इसके अंदर अब गाजर आप मुझे बताएंगे कि किस स्टेज पे मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है। बस थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे, ज़रा सा हम इसको फ्लैटन आउट कर दें। बात सिर्फ ये होती है कि थोड़ी सी इक्का दुक्का टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो बंदा अगर सही तरीके से कर लेता है ना, तो आपके जो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्टेज पे जो है अगर हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हमने इसको रेडी करके रख लेना, हाँ। सॉस को, और चिकन भी डाल देना है, और जिस वक्त हमने सर्व करना है उस वक्त हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे। बिल्कुल सही। और पहले नहीं हम डालेंगे, जब तक वो पहले वो पहले से डाल देते हो ना तो वो उसका फ्लेवर ही बिल्कुल वो हो जाता है। अब देखिए ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो ये चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ। काफ़ी है। अभी हमने डाल दिया, इसको हमने थोड़ा कुक होने दिया। अच्छा, ये कैरेट्स हमारी कुक हो रही हैं। वैसे तो थोड़ी सी अगर कैरेट क्रिस्पी रहे, हाँ जी ठीक है, आप शिमला मिर्च डाल दें। ठीक है, पहले बंद गोभी या पहले शिमला मिर्च? नहीं, शिमला मिर्च दोनों इकट्ठी डाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बंद गोभी के साथ टेम्परेचर सेटल हो जाए, इस स्टेज पे हम इसमें सॉसेज वगैरह भी डालेंगे, राइट? देखिए वेजिटेबल्स, अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम बार बार बात करते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये कितने अहम हैं हमारे लिए एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारी सेहत के लिए। आपको अगर मैं एक जनरल रूल ऑफ थंब बताऊं तो कम से कम 5 या 6 सब्जियां और फल हमें खाने चाहिए ऑल टुगेदर। यानी कि 2 को फल आपने खा लिए, 3-4 किस्म की सब्जियां खा ली। अभी देखिए ना 3 सब्जियां तो हमने यहाँ आपके सामने डाल दी हैं। एक टाइम आपने इस टाइप की कोई चीज़ खा ली, एक टाइप की कोई सब्जियाँ और फल हमें मल्टीविटामिन्स देती हैं, मिनरल्स देती हैं। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब ये देखिए ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अगर आप थाई का मीट इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका जायका बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, हम डालेंगे चिकन पाउडर डालेंगे हम। जी हाँ, यहाँ पे हम चिकन पाउडर डाल देंगे। ये काली मिर्च फाड़ के डाल देंगे 1 चम्मच। डाल दो? डाल दे प्लीज़। भाई मैं तो आपकी रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, मेरा काम मिक्सिंग का होता है। ये देखें,
ये क्योंकि नमक को सिर्फ हाथ में करके ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बने। वो गुठलियाँ ना बने, हाँ जी। ठीक है। देखें, हाथ से काम करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन एज हाथ लॉन्ग एज धोने यू होने। वॉश योर हैंड्स। हाँ जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हाथ धो के करें जो भी काम करें, ताकि हिफ्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं वो हम ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। अब हम राइस डाल के और ऊपर से सोया सॉस डाल देंगे और स्प्रिंग अनियन। नहीं, पहले सोया सॉस नहीं डालना, चले डाल थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाल देते, फिर ऊपर से भी डाल देंगे। हाँ जी। हाफ एंड हाफ अगर हम करेंगे ना तो वेजिटेबल्स में भी रच बस जाएगा। ये लें, अब हम इसमें राइस डाल के भी इसको टॉस करेंगे और ऊपर से भी सोया सॉस डालेंगे। चिकन निकाल टॉप लें? करना हाँ है? जी। चले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं चिकन और डाल लूँगी उसमें फ्राई करने के लिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा कोई आपने इसको वो नहीं करना। और आप आपने राइस डालें, मैं डालती हूँ चिकन। हाँ जी वो वाले राइस भी। जी जी, राइस से हमारे सारे चले गए अंदर। लाइए जी, जब आप फ्लेवरिंग पहले कर देते हैं ना तो फिर जब राइस में आप टॉस करते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं आता। इसी स्टेज पे इसमें अंडा भी डाल देंगे। हाँ जी, अंडा भी डाल देंगे और थोड़ी मज़ीद सोया सॉस डाल। जी सोया सॉस भी डाल देंगे। अगर आपको ये ना कि अंडे के पीसेस बड़े हैं तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि अंडे के पीसेस तो वैसे ही छोटे हो जाएंगे मिक्स होके। ये देखें, सोया सॉस और भी जिन डालें। लोगों को एग से एलर्जी है या अंडा पसंद नहीं है, हाँ जी वो ना आप डालें। अंडा माइनस कर दें। हाँ जी, इसमें चिकन भी डाल चिकन सकते भी हैं। लोग हाँ डालते जी। हैं, प्रॉन्स भी डालते हैं, बहुत सी वेरियस डिफरेंट चीज़ें डाली जाती हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सॉरी हमने सोया सॉस गिरा भी दिया, बट दैट्स ओके। और ये देखिए, बेसिकली तो आपके एग फ्राइड राइस तैयार हो गए। स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन भी डाल दिए। मतलब इससे ज़्यादा क्विक एंड झटपट रेसिपी क्या हमने शेयर करनी थी किसी के साथ भी। आप ये देखें, बस एक चीज़ है कि अच्छे से इसको मिक्स करना है। मेक श्योर के नीचे से लेके ऊपर और ऊपर से लेके नीचे तक आपने, अब आप इसकी इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बाउल में डाल के और सर्विंग। आपने दोनों दिखाइएगा। हाँ जी, आप ज़रूर दोनों दिखाइएगा, बिकॉज व्यूअर्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर्विंग। अब जैसे जैसे हमने कि मोरक्कन चिकन 3-4 में किया था। लोग ही हैं, मोरक्कन चिकन के साथ भी आपने कुछ अर्सा पहले किया था। मेरा पॉइंट ये होता है कि हर ऑप्शन हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल। और ये देखें, लग रहा था कि अंडा कम है, बट आप देखें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कलरफुल कितने हो गए हैं सारे हमारे राइस। और बात वही है ना, हम बात भी यही कर रहे हैं, हेल्दी गुड ऑप्शंस की तरफ चलें। और अगर हेल्दी गुड ऑप्शंस की तरफ जाने हैं तो इससे बेहतर कोई ये हमारे 10-12 लोग जो हैं इजी 10-12 लोग, कम से कम 20 लोग खा लेंगे। जी। राइस देखें कितने हैं माशाल्लाह से। सो द फैक्ट इज़, अब यही इसी अमाउंट में अगर आप बनाने की कोशिश, अगर आप किसी रेस्टोरेंट से मंगाते तो कितना आपका खर्चा हो जाना था। बिल्कुल। ये देखें, ये आपके राइस रेडी हो गए। अब अगर आप इसको कवर करके साइड पे रखना चाहते हैं तो हम इसको कवर करके साइड पे भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, राइस आपके रेडी हो गए। ये लीजिए, यहाँ पे हमने सॉस की तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने इसी में से हम 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, ये क्योंकि इसका एक सेकंड इसको ज़रा हीट होने हाँ दें, जी, थोड़ा हीट सा होने दें, थोड़ा इसको सा गर्म होने दें। इसी में से ले लेंगे हम। और उसके बाद जो है, अब सॉस में मैं जो चीज़ें हैं ये मैं डाल दूँ। ये मेरा हमारा चिकन ज़्यादा है तो मेरे पास हैं 4 कप हैं स्टॉक। इसमें क्या था? इसमें भी चिकन यखनी थी? जी यखनी थी। अगर कुछ भी इसमें मैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाऊंगी। वो कुछ गिर पड़ गई है। जी कोई बात नहीं, पानी नहीं डालूंगी, उससे मैं स्लरी बनाऊंगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला चिकन हो गया। हाँ जी हो गया, मेरा ख्याल है। हाँ जी हो गया, हो गया, राइट। हाँ जी हो गया। ये भी हमने निकाल लिया। अब वही तो मैं कह रही हूँ ना व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैं ये निकाल, ये देखें एक और तरीका। हाँ जी, ऑयल उसमें जाना ही है, जाना ही है। ऐसे करके आपने ये कर लिया। चिकन हमने मजीद और डाल लिया। बस ये मेरा आखिरी बैच है। अभी आपने यही कहा था ना कि 1 टेबलस्पून आपको ऑयल हाँ चाहिए। जी बिल्कुल। ये लें, यहाँ पे आपका टेबलस्पून ऑयल भी आ गया। अब ऑयल आपने कहा डालना है, बट हमने उसके साथ क्या करना है? ये गार्लिक एंड जिंजर को हमने सौते करना है। बस ठीक है, वो पहले आप गार्लिक डालेंगे, उसके बाद जिंजर, क्योंकि फिर वो दोनों इकट्ठे नहीं हम डाल सकते। हाँ जी, हर चीज़ साइमल्टेनियसली अगर आप तरीके से व्यूअर्स तरतीब से लेके चलेंगे। और फ्रेश गार्लिक को उसी वक्त आपने जो है वो उसको बिल्कुल चॉप करना है, क्योंकि पहले का होगा तो वो उसका फ्लेवर नहीं आएगा।
आपने बेसिकली ऑयल सिर्फ इसलिए डालना है ताकि आपकी ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएं। जी, बाकी तो सॉस के अंदर हमें मज़ीद और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसका भी ऑयल निकलेगा। और जितनी देर में हमारा सॉस तैयार होगा उतनी देर में ये बाकी की चिकन कुक हो जाएगी और आप उसको इसके अंदर और आपका खाना लिटरली व्यूअर्स आपसे बातें करते करते तैयार हो गया। अब बताइएगा कि कब डालना है। मैंने ज़रा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा आपका गार्लिक गोल्डन होगा। अच्छा एक चीज़, अब ये फ्रेश जैसे कि आपने किया है जी, हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग ना डब्बों की चीज़ें यूज़ करते हैं। नहीं, डब्बों को मैंने देखा है, कल मैं ग्रॉसरी करने गई हूँ, उसका फ्लेवर नहीं ठीक जी, वो इतने लोग खरीद रहे थे और मैं बोल ही पड़ी कि आप फ्रेश क्यों नहीं बनाते हो। और इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल नहीं, आजकल तो इतनी मशीन्स आ गई हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ जी, बस ज़रा आगे खुशबू इसकी तो हाँ जी। कर दें, डाल दें, डाल कि अभी हमने जिंजर को हाँ भी जी, तो उसको साथ भी इसके उसके करना साथ भी हो जाएगा ये। उसके साथ भी मज़ीद हो जाएगा। अगेन व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हम कोई इतना ज़्यादा ऑयल शॉयल किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा क्योंकि हम लोग लार्जर क्वांटिटी बता रहे हैं तो अब सॉस ये हम स्टॉक में डाल देंगे जी, हम अपनी केचप। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, आप घर में भी केचप को बहुत इजीली बना सकते हैं और बल्कि असल केचप बना सकते हैं, क्योंकि जो आपको मार्केट से मिलता है उसमें टमाटर तो होता ही नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं इजी है। मैं आपको थोड़ा तरीका भी बता देती हूँ केचप का। अच्छा लेकिन मुझे दीजिए, ये मैं इसमें डाल दूँ अगर डालना है तो, क्योंकि आपका हो गया ये। हाँ जी, चिली पेस्ट, ये जो मैंने अभी तरीका उनको बताया है ये। हाँ जी हो गया। नेक्स्ट बस इसको ज़रा सा सौते हो जाए और वो थोड़ा सा ब्राउन लहसुन हो जाए तो हम लहसुन अपना हो ये गया चिकन ब्राउन, डाल देंगे। लहसुन हमारा हो चुका है ब्राउन। तो इसको थोड़ा सा हम कर लें तो फिर हम अपना चिकन डाल देंगे। अब इसमें चिकन जाएगा, जी ठीक है, ये इकट्ठा ही डालेंगे, ये भी हो जाए। हाँ जी। और तो मैं वही करूँगी ना, वो जी, जी, डालूंगी जी। और उसके बाद ये वाला निकाल के और इसको इसके भी। बाद हमने डाला इसमें सॉल्ट। ये देखिए ना, ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है मसाला। इसमें डाला हमने विनेगर। ये चिकन डाल दी। अब हम मज़ीद जो चिकन डालनी है इसको थोड़ा सा और मैं कुक होने दूंगी, जितनी देर में इसको टॉस कर लेती हूँ। टॉस कर लेते हैं ताकि चिली सॉस में हमारी सारा वो उसके साथ चिपक जाए चिली सॉस। बिल्कुल, क्योंकि वही होता ना पहले ज़माने वाला जो होता था चिकन मंचूरियन और जो अब का है, ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। अब ये पेस्ट चिली पेस्ट बना लें, ये बहुत सेचुअन पेस्ट भी इसको कहते हैं, और हाँ ये जी। आराम से आप बना लें और आपका चाइनीज़ बहुत ही मज़े का बनेगा। बिल्कुल, ये देखिए, उसे डायरेक्ट निकाल के मैंने, आप देखें कि उसमें डाल दिए। चिकन भी आपका हो गया। अगर चिकन हो गया तो हम उसका चूल्हा बंद कर देते हैं। हाँ जी, शुगर डाल दी। चलें जी, इसमें मेरे ख्याल से नींबू सॉस का डाल रस, दें, सिरका, नमक। क्योंकि ये चिकन जो है हमारी रेडी हो गई है। रेडी हो गई है, ये हम इसको डाल दीजिए, पूरा का पूरा उल्टा देते हैं, उसी में मिक्स हो जाएगा। राइट जी, ये लें। अब आपने इसको होने देना है कुक, क्योंकि चिकन आपकी हाफ डन थी। इसमें अगर कोई चीज़ कम लगेगी, अगर ये मिर्च कम लगी है तो हम ये पेस्ट डाल देंगे क्योंकि ये कुक है। कुकड है, बिल्कुल सही है। अब ये हमने इसको मिक्स कर दिया, इसको अब हम 1 और 2 बॉयल्स आने देंगे। और पकाया भी आपने देखा व्यूअर्स हमने यखनी के अंदर है, जी, जो हमारा मेन फोकस था कि हम इसको सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं। अब ये देखें आपका चिकन मंचूरियन, अब सिर्फ इसमें स्लरी डलनी है। जैसे ये रेडी हो जाएगा इसका सॉस वगैरह, और राइस भी रेडी है। एंड ये आपके चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस डन हो गया। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हेयर PRP की। हर बंदा आजकल बात कर रहा है, बाल गिर रहा है, बाल गिर रहा है, बाल गिर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर अरीज से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, और अगर कहूँ कि मेरी पर्सनल कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ थी, बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? बड़ी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आपसे ज़्यादा तो नहीं लग सकती। थैंक यू। बट चलें, आपको तो असल राज पता है कि क्या मामला है और अरे क्या नहीं, आप वैसे भी बहुत प्यारी हैं, जाने दें। अच्छा डॉक्टर अरीज, बिफोर वी कम टू दिस आज का टॉपिक, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया एक बात से कि पौधे लगाना, ग्रीनरी के अराउंड होना, इन सब चीज़ों का बड़ा असर होता है इंसान की सेहत पे, इंसान की अपनी खूबसूरती पे
ग्रीनरी के अराउंड होना, ऑक्सीजन के अराउंड होना, क्या फ़ायदे हैं? मैं आपसे एक ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी। देखिए, मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ, आप जिस कदर नेचर से करीब रहते हैं ना, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम डेफिनेटली जितनी मर्ज़ी सिंथेटिक चीज़ें बना लें, जितनी मर्ज़ी आर्टिफिशियल चीज़ें बना लें, हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी ओवरऑल हेल्थ पे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं। ज़ाहिर है, आप अगर ग्रीनरी देख रहे हैं या घास पे चलना, बहुत शुरू से भी अगर आप सुने तो बुज़ुर्ग यही कहते थे कि जब आप वॉक करें तो आप घास के ऊपर करें, जो सुबह सुबह वाली होती है। ये मैंने यही तो बात सुबह हाँ। कही कि मैंने वेट जब रिड्यूस करने की कोशिश की और फंसा हुआ था, तो सुबह एक्चुअली पहले 8-10 मिनट के लिए बिल्कुल विदाउट शूज़, विदाउट सॉक्स वॉक करती थी। थोड़ा सा माइंड जब रिलैक्स होता था, फिर मैं सॉक्स पहन के, जॉगर पहन के निकलती थी। ऑनेस्टली बताइएगा, वो जब आप घास के ऊपर पाँव रखते हैं, ओस पड़ी होती है, फील जो है वो आपको लिटरली आपके दिमाग तक फील होती है। आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यस, बिल्कुल। तो मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा इस हक के अंदर हूँ कि जितना आप नेचर से करीब रहे। मुझे खुद ग्रीनरी बहुत पसंद है। डेफिनेटली ऑक्सीजन आप कहती हैं, जो हमारे इस वक्त अब एयर पोल्यूशन जितनी ज़्यादा हुई हुई है, एयर क्वालिटी जितनी ख़राब हुई हुई है, क्या हल है हमारे पास? हम कहाँ कहाँ एयर प्योरीफायर्स लगाएंगे? कुदरत ने आपको एयर प्योरीफायर्स दिए हैं, लगाएं, उनको लगाएं, उन पे पैसा लगाएं, सबसे आपके लिए आसान है। प्लांट है, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ये 3-4 पौधे हैं, जेड भी है। जेड, आप अगर अपने घर के अंदर इनको लगा लेते हैं तो ये आपको एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करते हैं। एग्जैक्टली, और ये लो मेंटेनेंस है, इनको कोई बहुत ज़्यादा आपको यानी कि इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती, ये उससे कहीं ज़्यादा आपकी केयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैंने तो खुद ये इंडोर बहुत रखे हुए हैं। और यही चीज़ व्यूअर्स अंडरस्टैंड करने वाली है कि जब तक हम इन चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे जो हमें नेचर के करीब लेके जाती हैं, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं, आई एम सॉरी व्यूअर्स, अगर हम चाह रहे हैं कि जो मुल्क में, जो पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं पोल्यूशन के, वो कभी ठीक नहीं होंगे। और क्या आपको लगता है कि स्मॉग और ये चीज़ें आपकी स्किन को मुतासिर नहीं करती? हद से ज़्यादा करती हैं, हद से ज़्यादा करती हैं। इस वक्त हमारे पास, मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी ऐसे नहीं देखा था कि यूजुअली हम कहते हैं कि जी जो दाने निकलते हैं वो टीनेजर्स को निकलते हैं, और मोस्टली आते भी उसी एज के लोग थे। अब हमारे पास 50+ साल की ख़वातीन आगे कहती हैं जी हमें दाने निकले हैं, एक्नी बर्स्ट आउट हो रही है। तो वो उसमें आपका ज़ाहिर है कि आपकी स्किन सबसे ज़्यादा, आपकी स्कैल्प सबसे ज़्यादा एक्सपोज है इन एनवायरनमेंट को। सबसे पहले ये चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी बालों की, क्योंकि देखिए बाल, वो जो कहते हैं ना, सर पे अगर कोई ताज है तो वो आपके बाल हैं। एक्जेक्टली। और इंसान की खूबसूरती, स्पेशली ख़वातीन ये बहुत ज़्यादा फील करती है, बट मर्द हज़रात भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि यार हमारी जो एक अपील है या जो हमने अट्रैक्टिव लगना है, वो बालों की वजह से लगते हैं। ऐसे सच है, गलत है, राइट है, रॉन्ग है, वो तो हम उसमें ना ही पड़े, बिकॉज ऐसे भी लोग भी हैं जिनके सर पे एक बाल नहीं होता। लेकिन जो अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड स्टेज होता है वो ये होता है जब मर्दों के भी अभी बाल गिर रहे होते हैं, कुछ जगहों पे पैचेस मिसिंग होते हैं, उससे मर्द भी कॉन्शियस होता है, औरत भी होती है, और आजकल तो औरतों का भी उसी तरह हेल्थ फॉल। सबसे पहले तो ये बताएं इसका रीज़न क्या है? अच्छा, उसमें आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक तो ये कि आपकी अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा जो बहुत इस वक्त ट्रेंड में है कि जो सडन वेट लॉस है, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है। जब आप कीटो डाइट से कितने लोग गंजे हुए, ये वही वजह है ना, जब आप एकदम से वज़न गिराएंगे, ठीक है, आपका 1 महीने के अंदर 3-4 kg से ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, आपका एवरेज इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर हफ्ते 2 पाउंड से ज़्यादा, जिसको हम 1 किलो कहते हैं, एक नॉर्मल और हेल्दी वेट लॉस। और वज़न भी आपको ऐसे तो नहीं है कि आज आपने खाना खाया और कल आपको 8 किलो वज़न चढ़ गया, चढ़ा भी ऐसे चढ़ा है उसी तरीके से उतारेंगे तो बेहतर होगा। और वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, वरना वाटर लॉस है। हाँ, वाटर लॉस है, एग्जैक्टली। नहीं, अगर आप उस पर भी कर लेते हैं, होता ये आपका मसल मास बहुत इफेक्ट हो जाता है। जब आप सडन वेट लॉस पे जाते हैं, आपका सिस्टम तबाह हो जाता है। देखिए, आपने अगर वज़न कम करना है, हमारे यहाँ मोस्टली लोगों का टारगेट वज़न कम करना, ये मकसद नहीं होता कि वो ओवरऑल हेल्दी होंगे या उनको बीमारियाँ कम होंगी। हमारा दिखने का होता है कि जी कोई शादी आ रही है तो जी फटाफट कर लें, या जी हमारी शादी है, किसी की शादी है, वो फंक्शन है, अब हमने सडन वेट लॉस पे जाना है। तो जब आप अचानक वेट लॉस करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल इफ़ेक्ट होते हैं।
इस वक्त बहुत मेजर वजह विटामिन डी की शॉर्टेज है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका हेयर लॉस होता है। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा जो इशू PCOS का है उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। पोस्ट आपके पार्टम पीरियड में जब आपकी ख़वातीन डिलीवरी के बाद आपके आयरन लेवल्स यूजुअली बहुत लो हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन ख्याल नहीं रखती हैं, वो मल्टीविटामिन्स या अपने आयरन्स नहीं ले रही होती, उस वक्त उनको फ़ील नहीं होता क्योंकि उस वक्त उनके बहुत सारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए होते हैं और जैसे ही बच्चे ने आपसे सब कुछ ले लेना है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बच्चा बोलने लगता है तो बाल बड़े गिरते हैं। एक्चुअली साइकिल जो है ना, अक्सर जब बच्चा बोलना शुरू होता है तो बच्चे को आप फीड कराना छोड़ रहे होते हैं या टाइम ऐसा होता है कि अब आपकी बालों की साइकिल वहाँ पहुँच जाती है कि अब वो गिरना शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अब आपके हार्मोन सारे वो आपके नॉर्मल लेवल्स पे आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल एकदम बहुत एग्रीवेट होता है। दूसरा, बच्चे ने माँ से सब कुछ ले लेना होता है, ठीक है। जो कमी होनी है, जो शॉर्टेज होनी है वो माँ में होनी है। पहली प्रेगनेंसीज में फिर भी ख़वातीन ले लेती हैं चीज़ें क्योंकि उस वक्त नया नया शौक होता है। सेकंड में आमतौर पे कम होते होते थर्ड तक तो बिल्कुल ही नहीं कोई ले रही होती हैं। तो वो जब आपका HB लो होगा तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल होगा। इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट्स आप हेयर के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग हो गई या आप उनकी तरफ स्ट्रेटनिंग जिसमें रिबॉन्डिंग ख़ास तौर पे आती है, एक्सटेंजो या रिबॉन्डिंग, ये इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी स्कैल्प पे टच हो जाती है तो वो आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कर सकती है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ये रेकमेंड किया गया कि PRP एक ज़माने में। आपका ओपिनियन PRP के बारे में क्या है? मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हाँ। ठीक है। ये कुदरती तौर पे बेसिकली प्लाज्मा है क्या या प्लेटलेट्स है क्या, जब कहीं पर भी आपको चोट लगती है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर निज़ाम ये कि वहाँ पर फ़ौरन प्लेटलेट्स आपके रश करते हैं और वो आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि वो आपका रेस्क्यू करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे सारी हीलिंग करनी है, उन्होंने वहाँ पर सब कुछ आपकी वो कोलेजन भी प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे आपके नए सेल्स भी बनाने हैं, तो सेल की रीजनरेशन भी सारी उनकी जिम्मेदारी है, यानी कि ये आपके फ़ौजी हैं आपके जिस्म में बैठे हुए। अब उसमें मुझे इसलिए पर्सनली बहुत पसंद है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट के ज़ीरो चांसेस हैं। अनटिल अनलेस करने वाला को बहुत गंदे तरीके से कर दे तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर सबसे जो चीज़ एक मैटर कर रही होती है वो ये होती है कि आपका एज बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। अगर अब आप 40 साल से ऊपर के बंदे जिसका ओवरऑल वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम भी लो है या हमें अंदाज़ा है कि अब इसकी प्लेटलेट काउंट इतना अच्छा नहीं होगा, तो उसमें हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ये कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट दे सकेगी। दूसरा, इसको प्लाज्मा को बनाने का तरीका बहुत मैटर करता है, जिस मशीन में आप बना रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत वो सस्ती मशीनें भी आ रही होती हैं, उस पर RPM यानी कि आपका राउंड पर मिनट उस मशीन के अंदर वो बहुत काउंट करता है। उसको इट शुड बी मोर देन 3000 राउंड्स पर मिनट, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि आपकी मशीन अच्छी नहीं है तो फिर आपको हो सकता है कि रिजल्ट ना आए। क्योंकि आजकल तो पार्लरों ने भी शुरू किया हुआ है ना ये काम, मतलब पार्लर में भी लोगों ने PRP की मशीनें रखी हुई हैं, हाइड्रा फेशियल्स की रखी हुई हैं। बस दुआ करें पेट्रोल पंप पे ना हो कि जितनी देर आप गाड़ी वॉश करवा रहे हो कि आए आपकी PRP कर देते हैं। तो यही बने हुए हैं। तो जब लोगों ने ये कहना शुरू किया ना कि ये लंच टाइम प्रोसीजर्स है या टी टाइम, यानी कि आप काम पे हैं, आप काम से आएँ अपनी लंच ब्रेक में अपना प्रोसीजर करके चले जाएं, क्योंकि टाइम एक्चुअली इतना ही लगता है लंच ब्रेक के जितना। मसला ये है कि हर बंदा नहीं कर सकता। आप क्या कोई सर्जरी किसी परचून के दुकान वाले से कराएंगे? क्या आप पार्लर वाले से अपनी किडनी का इशू रिजॉल्व कराएंगे? नहीं कराएंगे। नहीं, हमारी कौम ऐसी है जहाँ 4 लोग बैठ के ये कहते हैं कि जी मुझे शुगर है, मैं ये गोली खा रहा हूँ, तुम भी खा लो, वो खाना शुरू कर देते। हाँ, तो वो उसमें देखिए मैं ये समझती हूँ कि पार्लर वालों को देखिए बेचने वाले ने चीज़ बेचनी है, प्रोफाइल आपका है, ज़िंदगी आपकी है, मसले आपके हैं, अब भुगतना बाद में आपने हैं। आपको पता है ना कि आप पार्लर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर स्टेपिंग इनटू सैलून, आपको पता है भाई सैलून से सैलून वाले काम करो, डॉक्टर से डॉक्टर वाले काम करो। फिर उसमें ज़बरदस्ती तो आपको नहीं ऑफर कर रहे ना, ठीक है। देखिए आप मेरा ब्लो ड्राई तो नहीं करेंगी ना, कभी भी नहीं, बट इसलिए भी क्योंकि आपका काम नहीं है। हाँ, तो अगर आपका काम नहीं है ब्लो ड्राई करने का, आपका काम नहीं है मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर, हाँ आप मेरे हाथों की ट्रीटमेंट करेंगी ताकि जो एक एज आ जाती है हाथों पे उसको ट्रीट करें, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं आप मेरा करेंगी। अब जाहिर है जब हम मेडिकल भी पढ़ रहे होते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों का पता होता है, अक्सर आके लोग मेरे पेशेंट्स कहेंगे अच्छा हमें ये मसला भी है, ये भी बता दें, तो मैंने ये कहती हूँ ये मेरा काम नहीं है,
ठीक है, बेशक मुझे पता है लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तो आप ये जो कंसर्न है बेसिकली स्पेशलिटी, आप उसके पास जाए ताकि वो कंप्लीट मॉनिटर करेगा। इन चीज़ों की वजह से और कुछ और मामलात की वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि यार पीआरपी ना एवं एक शौकिया फनकार टाइप चीज़ है, असल इसका कोई असर नहीं होता। नहीं, मुझे इसके बारे में बताएं। बिल्कुल असर होता है, वही जिस तरह हमने बात और क्यों नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो ज़रूरी, जब आप ये नहीं देखेंगे कि वजह क्या है हेयर लॉस की, ठीक है, अगर अब आपकी वजह ये है कि आपका नीचे से आयरन लेवल लो है या आपको विटामिन डी की शॉर्टेज है, ठीक है, आपकी कॉल, और दूसरा ये कि डेंड्रफ। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको डेंड्रफ है तो उसके अंदर तो हेयर ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करता। मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करती ऐसे पेशेंट में जिसका डेंड्रफ है, क्योंकि उसका वो भी नहीं टिकना। डेंड्रफ के मौजूदगी में सबसे पहली चीज़ ये कि आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता, तो सबसे पहले आप डेंड्रफ को ट्रीट करेंगे। आप कभी भी पीआरपी या प्रोसीजर्स पे नहीं जाएंगे। आप एक्टिव एक्यूट किसी किस्म की भी कोई कंडीशन स्कैल्प के ऊपर चल रही है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका प्लाज्मा काम कर ले, आप थ्रेड डाल लें, आप एक्सोसोम्स डाल लें या हेयर ट्रांसप्लांट डाल लें, वो बेकार है। आपने जब तक उसकी कॉज को नहीं निकाला, ठीक है, आपको ये वजह ही नहीं पता कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हाँ, हम पहले सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं कि अच्छा कहीं विटामिन डी तो शॉर्ट नहीं है। हमारे यहाँ टेस्ट करवाना भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ का बायस लगता है कि जब हम टेस्ट करवाएं तो अब एक पीआरपी बस हमने करवानी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट अबाउट पीआरपी, इट्स अबाउट योर जनरल हेल्थ। अगर आपने कॉज रूल आउट नहीं किया है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपका हम पीआरपी छोड़ के हम जो मर्जी प्रोसीजर कर दें वो आपका सक्सेसफुल हो जाए? तो ये वजह बेसिकली ये होती है। क्या पीआरपी कोई आफ्टर केयर भी होती है जो लोग मिस करते हैं? पीआरपी में हम आमतौर पे और क्या एक ही दफ़ा में रिजल्ट आ जाता है? मैं ये चीज़ें क्लियर करना नहीं, उसका बिल्कुल एक दफ़ा में कोई रिजल्ट नहीं आता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके 4 से 5 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। हम 15 डेज़ अपार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ज़ाहिर है प्लाज्मा है, उसको टाइम लगना है सेल्स को नए सिरे से बनाने में। और आमतौर पे ये होता है कि अगर पेशेंट यंग है, अंडरलाइन कोई इशू नहीं है, तो किसी और नीचे फॉलिकल्स मौजूद हैं तो रीग्रोथ भी हो सकती है। इफ़ यू रियली वांट कि जी अच्छा हेयर फॉल के साथ साथ रीग्रोथ भी हो तो नंबर ऑफ़ सेशंस बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो उसमें आप बेसिकली जब आपके पास पीआरपी का पेशेंट आता है, आपने ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं कि अब उसकी कोई नीचे कोई इशू तो नहीं चल रहा, ठीक है, और प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी आपने तैयार करनी है, ये भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक सेशन कोई काम नहीं करता, ठीक है, एक सेशन से आप कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर आप कमिटमेंट कर सकते हैं ना व्यूअर्स लॉन्ग टर्म, तो फिर आप करें। लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि कौन सा कुछ 6 सेशंस आपका पूरा ज़िंदगी ले जाएंगे। बेसिकली हर 2 हफ्ते के बाद अगर आपने आना है तो 6 सेशंस आपके 3 महीने में मुक जाएंगे। और अगर ऐसा होता है जैसे मेल हमारे पास आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बार बार नहीं आ सकते, उसमें बहुत और अच्छी ऑप्शन होती है जो हम पीआरपी जिनके लिए हम कहते हैं अच्छा वो आमतौर पर मेल डर रहे होते हैं कि जी बार बार प्रेक होने से या उनको वो फोबिया ज़्यादा होता है नीडल का, तो उस सूरत में हम आमतौर पर थ्रेड डाल देते हैं, ठीक है, और थ्रेड भी यही करता है कि वो बेसिकली डिज़ोल्व जैसे जैसे होता जाता है वो आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको रिलीज़ करता चला जाता है। उसका एक सेशन रिक्वायर्ड है। तो ऐसे करते हैं कि ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑन ग्राउंड आपको दिखाएंगे कि पीआरपी एक्चुअली होता कैसे है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि प्रोफेशनली जब पीआरपी किसी क्लिनिक में होती है तो वो भी मैडम एक्सप्लेन करेंगी कि ये होना चाहिए और ऐसे ऐसे होना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसे स्टेप्स मिसिंग है, क्योंकि देखिए हमारी ये एक्सपेक्टेशन ये है कि हर बंदा दुनिया के हर कोने से आते हैं लोग डॉक्टर रीच के पास, लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं आ सकती। तो एटलीस्ट जो लोग कहीं पे भी देख रहे हैं हमें, उनको ये तो पता हो ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और 2000, 5000, 10,000 रुपये का पीआरपी नहीं होता। पीआरपी की एक कॉस्ट होती है उसको बनाने की, उन चीज़ों को करने की। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप हमारे पास आ जाएं, हम 3000 रुपये में या 5000 रुपये में आपका एक सेशन कर देंगे, तो आई डोंट थिंक कि वो प्लाज्मा आपके स्कैल्प में डाला जा रहा है, पता नहीं वो फिर क्या डाल रहे हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ऑन ग्राउंड आपको दिखाएंगे कि पीआरपी होती कैसे है। व्यूअर्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। आज जो हमारे मॉडल हैं, जो यंग मैन हमारे साथ हैं पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए, लोग अक्सर जब आते हैं प्रोग्राम्स पे तो अपने साथ कभी फैमिली मेम्बर्स को नहीं लेके आते, क्योंकि या तो ख़ुद अपनी ट्रीटमेंट पे एतबार नहीं होता या कोई कंसर्न होता है, तो अपने सबसे छोटे देवर को साथ लेके आई हैं। आज डॉक्टर अरीज कासिम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कासिम 3 साल के नहीं, क्लास 3 में थे जब मेरी शादी हुई थी। ही इज़ लाइक अ सन टू मी। ये बिल्कुल बेटा ही है मेरा, और है भी मेरे साथ ये बेटों की तरह ही।
मतलब मुझे ये पता है कि शायद मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह फरमाबरदार ही होंगे, लेकिन एक और औलाद भी तो साथ खड़ी है ना। हाँ, ये भी आपने मेरा बच्चा है। आज बच्चों बच्चे सहेली और बच्चों बच्चे हो गए। अच्छा, बट वही बात है ना अरीज, ये बात इसलिए मैंने पॉइंट आउट की क्योंकि मैं भी आपके पास आती हूँ, मैं भी ट्रीटमेंट्स लेती हूँ आपसे, छाइयों की, इन चीज़ों की मैंने आपसे कराई है, और देखे जो चीज़ बंदा करता है उसको ओन करना चाहिए। अब कासिम, आपके खुद आपने कहा आपके बेटों की तरह आप उस पर वही चीज़ कर रही है ना जो आपको लगता है कि सेफ है। डेफिनेटली आप कभी अपनी औलाद के ऊपर तो कोई गलत, अपने फैमिली मेंबर पे तो एग्जैक्टली और मेरा एक ही असूल है जो मैं अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। लास्ट टाइम आपकी बेस्ट फ्रेंड आई थी Yes. और वो ऑलरेडी आपसे ट्रीटमेंट्स ले रही थी उसी चीज़ की। Yes. तो व्यूअर्स, बात बताने का रीज़न ये नहीं है कि एक हम फैमिली शो कर रहे हैं, बताने का रीज़न ये है कि वो चीज़ है जो वो अपने घर के बच्चे के ऊपर भी खुद करे। बिल्कुल। एंड कल को अगर आपकी औलाद को कोई इस टाइप का इशू होता है जो आपकी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है तो आप वो भी करेंगी। डेफिनेटली। और मैं लकी हूँ इस मामले में, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। और मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे घर के सब लोग मेरे पास ही आना वो पसंद करते हैं। मेरे इवन भाई बाहर होते हैं, वो भी जब आते हैं तो उन्होंने सब कुछ अपना रोका होता है कि जी हम अरीज के पास जाएंगे तो वहाँ से करवाएंगे। और अल्टीमेटली वही वाली बात होती है व्यूअर्स की, चीज़ वो करनी चाहिए किसी डॉक्टर को भी जो उनको इतनी सेफ लगती हो कि आप अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे भी कर सकते हो। और अगर आपको डाउट है किसी चीज़ पे तो ऑनेस्टली व्यूअर्स वो आपको ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक में रखनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली राइट के रॉन्ग। और आपका हक है कि आपका जो भी काम हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, उसमें कुछ अगर ढका छुपा हो रहा है तो फिर दैट इज अ रेड फ्लैग। एक चीज जो हमने पहले कर ली थी, हाँ, वो बता दीजिए प्लीज हमारे। वो हमने बेसिकली जो नमिंग क्रीम थी उसका थोड़ा सा ज़रा टाइम होता है तो वो हम लगा चुके हुए थे, प्लस हम ब्लड ड्रॉ कर चुके हुए थे क्योंकि जाहिर है वो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते, तो वो हमने साइंटिफिक मशीन के अंदर डाल के उसको जो उसका टाइम था जितनी देर में प्लाज्मा ने बनना था वो हमने बना लिया है, तैयार कर। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके ही जिस्म की चीज आप में ही वापस इंजेक्ट हो रही है। yes. आप सोचे कि आपके सेल्स को निकाला, उनको सुपर सेल्स बना के वापस डाल दिया। yes. उस जगह पे जहाँ पे शायद वो सेल्स सोए हुए थे या एक्टिव नहीं थे, मैं सिंपल अल्फाज में। हाँ बिल्कुल। असल में आप ये कह लें कि जितने भी प्रोसीजर जो हम हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल करें तो मेनली 3 इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें PRP है, सबसे पहले हम वो करते हैं, उसके बाद थ्रेड्स आते हैं और उसके बाद एक्सोसोम्स आते हैं। और इन तीनों का काम वही है कि इन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स बनाने हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, जैसे कि अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होती है तो सबसे पहले IUI, पहले एक तो दवाइयाँ देते हैं, अगर दवाइयाँ काम नहीं करती तो आपके सब टेस्ट के साथ साथ आपको IUI करते हैं, IVF पे एंड में जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि चूंटी को आपने बजूके से नहीं मारना, एग्जैक्टली आहिस्ता आहिस्ता, मतलब लड़कों वाली बात की ना, मेरा बेटा कासिम खुश हो गया। एट द एंड ऑफ द डे चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। आप एकदम से, हम लोग कहते हैं कि फौरन कोई चीज करें और व्हाटएवर, भाई जो नुकसान हुआ है वो भी तो टाइम के साथ हुआ है ना। हाँ, गिव इट टाइम। दूसरा खास तौर पे अगर आपकी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। अच्छा, जेनेटिक्स का मतलब ये है कि अब भाई के तो सर पे अच्छे खासे बाल है, वो मैंने उगाए हैं? हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया। हाँ, मैं सदके जाऊं। मियाँ का खुद किया ट्रांसप्लांट? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट। और उसके बाद मैंने उनको कहा हुआ है, और करते हुए मैंने कहा था अच्छा मैं लड़के का ना चाल चलन देखूंगी ये कैसा रहता है, अगर तो लड़का जरा इधर उधर निकला तो अपने गिन के उतार लूंगी वापस कि भाई ये तो मैंने लगाए थे। तो उनके ही बाल जो आपने वापस लगाए हैं, ये क्या तो लगाए तो मैंने है ना। अच्छा चलो ठीक है, ये आपका और आपके हस्बैंड का मामला है, हमारे बच्चे को अलबत्ता सेट कर दे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? बस अब हम इस वक्त, क्योंकि हम नम तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड हम एक दफ़ा दोबारा LA देंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल किसी किस्म की कोई दर्द LA यानी कि लोकल एनेस्थीसिया, ताकि पेन ना। अच्छा, उसके साथ साथ आपके सामने, मैं उस एरिया के पास इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि लास्ट टाइम मरीज ने डांट दिया था कि साइड पे बैठा करो, आके तुम मेरी चीज़ स्टेरलाइज चीज़ें खराब करती हो। अच्छा, अभी क्योंकि ये नहीं है तो मैं अभी दिखा सकती हूँ। हाँ। ये बेसिकली थ्रेड्स हैं, ठीक है, अगर आप इनको देखना चाहें। अगर इन केस आपको लगता है कि आपके लिए PRP के कोई 3-4 सेशन ने काम नहीं किया, आपने सारे टेस्ट भी करवा लिए, सब कुछ हो गया और उसने उस तरह काम नहीं किया, या ये कि आपके पास टाइम नहीं है, बाज़ लोग दूसरे मुल्क से आ रहे होते हैं, दूसरे शहर से आ रहे होते हैं और वो मल्टीपल सेशंस नहीं ले सकते, तो ये थ्रेड्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इसमें ये होता है कि ये हम डाल देते हैं और ये वहाँ पर पड़े रहते हैं, ये आपके 4 to 6 वीक्स के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। पेन तो नहीं करता? नहीं, मेरा आमतौर पर टारगेट सबसे पहले यही होता है कि जितना हम पेनलेस इसको बना सकते हैं। जिस अभी भी ये देखिए नमिंग क्रीम इसको लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी मैं लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्टेबल इसको लगा रही हूँ। अक्सर नमिंग क्रीम भी नहीं लगाते और PRP कर मैंने देते। अगर अपना खुद करना हो तो मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती। आप तो बब्बर शेर है ना, तो हम तो नहीं है ऐसे, हम जरा हम वैसे कमजोर वजाहत के हैं। हम बहुत लाडों के साथ पेशेंट को डील करते हैं। अब देखे ना, ये मुझे यहाँ पे बेचारा कुछ नहीं बोल सकेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो ये जितनी इसकी चीखें होंगी ये संभाल के और ये घर जाके निकालेगा। हाँ, ये भी तो प्रॉब्लम होती है।
नहीं, मुझे बेचारा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं ज़रा मिना से भी एक लम्हे बात करना हाँ, चाहूँगी। मिना ज़रा माइक पकड़ो। जी बेटा, मुझे एक बात बताओ कि आपके पास, मुझे पता है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ऑलरेडी गंद मार चुके होते हैं, उन्होंने पहले भी पीआरपी कराया होता है दूसरी जगहों से, उनको कोई असर नहीं मिलता। आप क्या कहोगे इसके बारे में? आई गेस वो उनके सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर, एक तो क्योंकि एक ये जो लगे होते हैं डिस्काउंट्स बेसिकली, वो उनको जाके और अपने डॉक्टर की जो गलत सिलेक्शन होती है उसकी वजह से वो बहुत सारे उन्होंने ऐसे प्रोसीजर्स करवा के मैम के पास आते हैं कि जैसे मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, तो वो पीआरपी की हुई है, उस पर इंजेक्ट की हुई है। एंड मैम ने काफ़ी दफ़ा उनको बताया कि दिस इज़ दैट पीआरपी इज़ नॉट इंजेक्टेबल इन योर स्किन। और इसके अलावा जैसे मतलब जो मेन आपका टारगेट होता है कि किस वजह से ये रीज़न हुई है, पहले सबसे पहले उसको टारगेट करना आई गेस ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंस्टेड ऑफ द आप प्रोसीजर्स के ऊपर फ़ौरन खुद ही और गूगल से सर्च करके आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। ये बड़ा हमारे लिए मसला होता है, जो गूगल डॉक्टर है ना, उसने बड़ा परेशान अच्छा, ज़रा अगर हम कासिम को माइक पकड़ाएं, मैं चाहती हूँ कि ज़रा साथ साथ इनसे बात भी करें ना, कि इन्हीं को चीखा निकलती हैं। क्या हाल है आपके कासिम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि आपके क्या कंसर्न्स है बालों से रिलेटेड? आपकी तो फैमिली में मेरे ख्याल से ये इशू है कि लड़कों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं अर्ली स्टेज पे, राइट? लेकिन बाल अच्छे होने चाहिए, बस बाल अच्छे होने चाहिए। ये यहाँ से इसकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है बेसिकली। और आपने अभी कोई सेशंस करवाए हैं पहले पीआरपी के? इसका ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। बड़ी देर से बेचारा तरले कर रहा था, और आप मैंने कहा कंटिन्यू चलो आज करोगे? हाँ, कंटिन्यू करोगे। देखिए, बात ये है कि राइट टाइम पे, आप 20 की एज है आपकी, 20, आपके अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके इससे भी ज़्यादा बाल गिर चुके होंगे, काफ़ी हैं। और बात ये कि राइट टाइम पे, इस एज पे अगर बच्चे का हम पीआरपी कर लेते हैं तो 5, 6, 8 साल और निकल जाएंगे। हाँ, बहुत फिर आराम जब से। ज़रूरत होगी फिर हम तब देखेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की। और हेयर ट्रांसप्लांट आपके बाल रोकने का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? अगर आपको ये लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट अब मैंने करवाया तो मेरे बाकी बाल बच जाएंगे, नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बावजूद जो आपके बाकी के बचे हुए बाल हैं उनके लिए फिर हमें पीआरपीज और ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। बात ये कि मेंटेनेंस है। खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ी दे, किसी इंसान को डायबिटीज़ हो, आपने इंसुलिन लेनी है डेली, टाइप 1 आपको लेनी ही पड़ेगी। नहीं, हमारे पास ऐसे बब्बर शेर भी आते हैं कि जो आके हम हमें ये कहते हैं जी हमें जब ब्लड प्रेशर होता है ना हाई, हम तब बीपी की गोली लेते हैं। हमें जब जिस दिन हमारी शुगर हाई होती है ना उस दिन हम इंसुलिन लगाते हैं। और जिस दिन अल्लाह माफ़ी दे स्ट्रोक हो गया, फालिज का अटैक हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर गलती स्ट्रोक की है, उसने पहले क्यों नहीं बताया? उसने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं आने वाला हूं, तुम कुछ कर लो। हाँ, वो अल्लाह ताला ने ऐसे किया हमारे साथ। अभी इन्होंने कुछ सुइयां खूबी हैं आपके सिर में, कितनी को दर्द हुई है? सच बता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप सोच रहे हो ना कि इन्होंने पहले क्यों नहीं किया ये? बिल्कुल ठीक। थैंक यू कासिम बेटा, बट थैंक यू आज आपने वक्त निकाला और आप आए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कभी भी वो चीज़ अपने किसी को भी रेकमेंड नहीं करती जो मैं अपनी औलाद को ना करूँ। इससे एग्जैक्टली। और अगर हम थोड़ा सा सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ चलें तो कभी भी कोई इस तरह के डिजास्टर्स नहीं होंगे जो हम। और ये डॉक्टर्स को भी समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह ने आपका रिस्क मुकर्रर किया है ना, आपने उससे एक नवाला ऊपर नहीं आप अपने हलक में गुजार के जा सकते। बिल्कुल। तो उसको आप जायज़ तरीके से क्यों नहीं, अच्छे तरीके से क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास जिस वक्त लोग आ रहे होते हैं प्रोसीजर्स के बाद, जब वो दुआएं दे के जा रहे होते हैं, वो मेरे लिए मुझे लगता है ये मैंने अर्न की है, दिस इज़ एक्चुअली माई मेन अर्निंग। लेकिन ये कि मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि अच्छा मुझे आके लोग कहेंगे ये फ़लाना प्रोसीजर कर दें, और मैं कहती हूँ नहीं आपके लिए काम नहीं करेगा। तो वो कहती हैं आप पहले ही डॉक्टर ने जिसने मना किया कि ये काम नहीं करेगा। डॉक्टर्स तो कर देते हैं, हमें फलाने डॉक्टर ने कहा था आप करवा लें, इससे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। बात की थी चाहियों की ट्रीटमेंट से रिलेटेड, एक ट्रीटमेंट होती है, तो आपने कहा था जुगन तुम्हारी स्किन प्रोन है, ये ना हो कि वो पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन बन जाए, फिर हम उधर से किस तरह वापस लेके जाएंगे। सो बात ये कि हथौला रखो, आराम आराम से करो, एंड अगर एक्सट्रीम चीज पे जाना है तो सोचो, बट जितनी एक्सट्रीम चीज की तरफ जाएंगे व्यूअर्स उतने ही उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये हमारे पास प्लाज्मा था बना हुआ इसका, ठीक है, ये इसका ही है, ये इसकी अमानत थी और हम इसको लौटा रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। हम एक और इम्पोर्टेंट चीज व्यूअर्स, पीआरपी कभी भी किसी और के प्लाज्मा से नहीं की जाती। वो आपके ही उससे की जाती है। दूसरी चीज जो होती है वो फिर या तो स्टेम सेल हो जाते हैं या एक्सोसोम्स हो सकते हैं या व्हाटएवर हो सकते हैं। एक्सोसोम्स जो लैब में बनाए जाते हैं वो आप कर सकते हैं, स्टेम सेल आपके अपने होते हैं, स्टेम सेल भी आप एक दूसरे के नहीं, यहाँ पे शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। इसको जरा देखें, मेरा बच्चा मुस्कुराते हुए किचन की तरफ देख रहा है, हांडी रोटी देख रहा है बच्चा सुकून से। देखिए इतना पेनलेस होना चाहिए प्रोसीजर। अगर आपकी चीखें निकल रही हैं, देखिए थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली प्रिक तो फील होगा, ये वो भी नहीं हो रहा। ए किस मिट्टी दा बना है मुंडा साडा,
अच्छा नहीं, मज़े की बात पता है कि आमतौर पे मेल को ज़्यादा फील होता है। मैंने खैर एक दफ़ा अपने जब हस्बैंड की करनी थी तो हमारी लड़ाई हुई हुई थी, उसके बाद उनके ख्याल में हमारी सुलह हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल से नहीं हुई हुई थी। तो उनकी जो पीआरपी थी मैंने बगैर नम किए की, उनकी चीखें सबने सुनी। उसके बाद अगली दफ़ा उन्होंने कोई तकरीबन 1.5 महीने बाद मुझे कहा कि मेरी पीआरपी कर दो। मैंने जब की तब इसी तरह ना बड़े अच्छे तरीके से नाम करके, तो मुझे कहते हैं आज मुझे दर्द नहीं हुई, आज क्या तुमने किया? मैंने कहा आज मैंने सुन किया। कहते उस दिन सुन नहीं किया था? मैंने कहा नहीं। इसका मतलब है लड़ने के तकरीबन 2 हफ्ते तक तुमसे नहीं करवानी। बट देखिए ना, अब आपने एक बात कही 6 वीक्स के बाद आप खुद कह रही हैं कि एवरी 2 वीक्स करानी है। Yes. अब कासिम बेटा, आप अगर एवरी 2 वीक्स नहीं कराओगे ना तो ये प्रोसीजर आपका वेस्ट नहीं होगा, लेकिन असर कम हो जाएगा। सो अब अगर आज कराइए तो डेट अपने पास नोट कर लो। वो ये मिना है ना हमारे पास, हमने हमारा ये बच्चा जो है ना, देखिए इंसान को रिमाइंडर्स देने के लिए, इंसान को खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए आपने अपनी ट्रीटमेंट करानी है। अब जैसे कि मैं अपनी ट्रीटमेंट करा रही थी, मैं कराची जा रही थी, आपने कहा कि जुगन क्या होगा, मैंने कहा आप रीच देख लेंगे वो। फिर आपने मुझे खुद ही कह दिया कि जुगन फिर जब आप वापस आओगी तो फिर हम रीस्टार्ट करेंगे, या अगर मैं कराची आऊंगी तो आई हेल्प यू आउट अ लिटिल बिट और वहां पे कर दूंगी। बट अल्टीमेटली अगर टाइमली आप चीजें नहीं कराएंगे फिर आप कहेंगे कि असर नहीं हो रहा, आफ्टर केयर आप नहीं करेंगे तो क्या फायदा। वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, उसको अपने टाइम पे करना। और ये हमारा हो गया काम। यस, दैट्स इट। अब हम इसको बेसिकली हम ये कहते हैं कि आधे घंटे के बाद आप जाके नीम गर्म पानी के साथ आप सिर्फ सर पे बहा लें। आपने हाथ नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा शैम्पू अभी नहीं करना। 3rd डे पे आप शैम्पू स्टार्ट करें, ठीक है, और रेगुलर जो आपका है बेसिकली आप उसकी रूटीन फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग ये होता है कि जिस तरह हेयर डाइज वगैरह भी कर रहे हैं तो हम कहते हैं आप एक हफ्ते के बाद आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हेयर डाइज की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अमोनिया फ्री को बेसिकली सिलेक्ट करें। अब तो मेडिकेटेड भी आते हैं, अगर आप उनकी तरफ जा सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन करें, जिस तरह अब ये अब इसका इसने हमने कर दी है, जाके अब जो मर्जी काम करे कोई इशू नहीं है। अक्सर ये होता है कि लोगों के जहन में डर होता है कि हमें कहीं हेडेक तो नहीं होगी, तो उसके लिए आप सिंपल पैरासिटामोल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे होती नहीं है। कोई एलर्जी या इशू नहीं है, कुछ लोगों को पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन से इशू होता है, बट सिंपल पैरासिटामोल से लेकिन यूजुअली हेडेक नहीं होती। लेकिन इससे आमतौर पे इतना कोई मसला हमें कभी किसी पेशेंट ने कहा नहीं, हम एहतियातन कह देते होते हैं कि अगर आपको वो, फिर हम पेन किलर पूछ लेते हैं हिस्ट्री लेके कि जो उनको सूट करती है तो वो हम। अच्छा, इसकी आफ्टर केयर क्या है? आफ्टर केयर जिस तरह मैंने बताया कि आपने बेसिकली एज इन कोई मेडिसिन इसके बाद लगानी होती है कुछ? नहीं, नथिंग। आपने मेडिसिन अंदर डाल दी? नहीं, बस हाँ ठीक, बस तो ये बेस्ट हो गया ना। हाँ, और हम शैम्पूज कह रहे होते हैं कि आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू को यूज़ कर लें, वो एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स व्यूअर्स आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप अमोनिया फ्री डाइज की तरफ भी चले जाएं, जितना नेचुरल, जितना ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, उतने ही कम। ये भी ऑर्गेनिक ही है ना, ये भी आपके अंदर आपकी वापस आपके ही प्लाज्मा जा रहा है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि आप 2 सक्सेस स्टोरीज हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी और मैं चाहूँगी कि उनकी हौसला अफजाई के लिए आप भी हमारे साथ रहें। आप दोनों का शुक्रिया। आप बेटा नीम गर्म पानी सिर्फ सर के ऊपर से गुजारेंगे, शैम्पू नहीं यूज़ करना, ठीक है बेटा, 3 दिन तक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक नज़र किचन में भी डाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वैसे तो काम ऑलमोस्ट डन हो ही गया था जी, रेडी है जी सब कुछ। चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस आर कम्प्लीटली रेडी। ये आप इंडिविजुअल सर्विंग में भी सर्व कर सकते हैं। अब जैसे कि फैमिली के लिए ज़्यादा लोग हैं तो इस तरह कर दिया, मियाँ बीवी खाना सिर्फ खा रहे हैं, साथ में 1-2 बच्चे हैं, तो आपने इंडिविजुअल प्लेट्स बना दी, वो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बहुत अच्छा लगता है, बट क्योंकि वेस्टेज का इशू होता है तो हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि बड़ी क्वांटिटीज़ में डाल दें, जो बच गया बंदा फ्रिज में रखते हैं, बचे चीज़ें फिर वेस्ट होती हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ, जिनके लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ रहें। देखें, डॉक्टर हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी बिजनेस रन कर रही हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रही। तो इनसे बेहतर इनकरेज करने के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल के तौर पे हमें और कौन मिल सकता है। सो आपकी इजाज़त से अब हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। रियाज हुसैन हमारे साथ हैं। आप कॉर्पोरेट बुक कीपर हैं एंड टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम सलाम। कैसे आप रियाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके साथ बैठी हैं सबा खलील साहिबा, सेल्फ मेड बिजनेस वुमन एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, ट्रेनर एंड कंटेंट राइटर। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। और आपके साथ बैठी हैं
हमारी प्यारी सी नजमा नईम साहिबा। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, फ्रीलांसर हैं और ऑल्सो अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, शुरू करते हैं आपसे रियाज भाई। अपनी कहानी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। देखिए यूजुअली बंदा पढ़ लिख के जो भी होता है अपना काम शुरू करने की तरफ नहीं जाते, ज़्यादातर यही होता है कि कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि वट एवर इट इज़ एक मैंटेलिटी है अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में। बाहर लोग कहते हैं अपना काम करें, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं जॉब। एग्जैक्टली। एनू पढ़ा दे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोई ये नहीं कहता एनू पढ़ा दे ताकि ये एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बने। एग्जैक्टली। आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? सो आप कह सकती हैं स्टार्ट तो मैंने भी जॉब से किया। बैक इन 2010 फ्रॉम साउथ पंजाब, मूव हियर इन लाहौर। सो स्टार्टेड एज असिस्टेंट अकाउंटेंट इन अखुवत माइक्रो फाइनेंस। सो चलता गया कंपनीज चेंज भी करते रहे, जैसे जैसे पैकेजेस अच्छे ऑफ़र होते रहे, जैसे जॉब का एक पैटर्न होता है। तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद हमें घर भेज दिया गया। सो आई वाज डूइंग USAID प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट बंद हो गया। इट वाज अ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट। सो तब एहसास होता है ना हाँ। कि जब भट्टा बैठता है कंपनी Exactly. का तो सबसे पहले एम्प्लॉइज़ को फारिग किया जाता है। सही है। तो फिर मैं घर चला गया। तो अब इतने पैसे थे नहीं कि भाई अब क्या बिज़नेस स्टार्ट करें, या कोई इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं था। सारी ज़िंदगी काम ही फाइनेंस का किया। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू की कि हमारे लिए क्या अल्टरनेट हो सकता है। तो लोगों ने अपने ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए, चीज़ें प्रोडक्ट्स बेचना, शॉपिफाई एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मेरी एक्सपर्टीज अकाउंट्स की थी, फाइनेंस की थी। तो मैंने कहा मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस हवाले से। फिर कुछ दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला कि जो बाहर की मार्केट है वो डिपेंड इस तरह हमें था कि यार जो बुक कीपर या अकाउंटेंट होता है वो ऑफिस में उसकी सिटिंग लाजमी होती है, बैठना पड़ता है। लेकिन जब बाहर की मार्केट को एक्सप्लोर किया तो जो बाहर के लोग हैं, लेट्स से कैनेडियन है या US बेस्ड जो है ना इंग्लिश पीपल हैं, वो इस बात को मैटर उनके लिए नहीं करता कि आप वहाँ पे उसकी आपकी फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है। तो मैंने क्लाइंट को मिलने की हद तक आप मुलाकात करें। जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और आप पर्सनल अकाउंटेंट है तो आपके क्लाइंट्स होते हैं, कभी एक दफ़ा या 2 दफ़ा। मेरे जो कनाडा में अकाउंटेंट है, मेरी उनसे ज़िंदगी में शायद 2 दफ़ा मुलाकात हुई है टोटल। ऐसी है। आपकी पहली एक मुलाकात होती है जिसमें आप बैठ के लॉजिस्टिक्स फिगर आउट कर लेते हैं, फिर कभी कोई इशू हो तो मुलाकात होती है, अदरवाइज़ तो हर चीज़ आप ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी। सो मैंने फिर यहाँ पे पता किया लाहौर में कि इस तरह की कोई कंपनी है जो इस हवाले से चीज़ें सिखा रही हो, या कोई हमें इस हवाले से कोई क्लू मिल जाए कि कैसे क्लाइंट। तो मुझे एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी मिली जो यहाँ पे लाहौर में काम कर रहे थे। उनका बैक ऑफिस टोरंटो में था। तो यहाँ पे उन्होंने लड़के बिठाए हुए थे और काम कर रहे थे। मैंने फिर 3 महीने वहाँ से ट्रेनिंग ली, काम सीखा कि ये काम होता कैसे है, कैनेडियन टैक्सेस क्या होते हैं, कैनेडियन की बुक कीपिंग क्या होती है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वहाँ पे। तो मैंने 3-4 महीने वहाँ पे काम किया तो चीज़ें ज़ाहिर पता चल गई कि ये पैटर्न है। बेसिकली अकाउंटिंग तो सेम है, डेबिट इज सेम इन कनाडा, हेयर इन पाकिस्तान आल्सो, सो क्रेडिट इज सेम। सो मैंने फिर अपना शुरू करना का सोचा कि यार इधर इतनी देर बैठ के जो हमें सैलरी मिलती थी वो पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलती थी, वहाँ पे ज़ाहिर है वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे थे और चीज़ें। सो मैंने फिर अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, फाइवर पे अकाउंट बनाया और अपना क्लाइंट उस करने की कोशिश की, लेने की कोशिश की। तो टाइम लगा थोड़ा, तो लेकिन ये है कि मुझे पहला क्लाइंट लिंक्डइन से मिला, कैनेडियन क्लाइंट्स मिला। सो वो बहुत अच्छा चला मेरे साथ। और उधर से फिर आपका एक सिलसिला उसका अपना डेंटल का बिजनेस था। शी वॉज अ लेडी। सो उनके साथ बहुत अच्छा चला। उनने फिर 1-2 और क्लाइंट मुझे वहाँ से रेफ़र किए। तो होता है ना जब आप काम अच्छा करते हैं, वही वाली चीज़ है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई किसी को सर्विस दे रहे हैं, अगर एक बंदे का अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो भाई वो डिफ़ॉल्ट। अभी जैसे ब्रेक में हम बात कर रहे थे बालों की कि मतलब हेयर डाई और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको नंबर फॉरवर्ड किया कि आप फॉरवर्ड कर दे, मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही होता है, वर्ड ऑफ माउथ इनिशियली काम में बहुत वैल्यू रखता है। अभी रिसेंट पास में उसने मेरे से डिज़ाइनर्स की सीवीज भी मांगी कि आपके अगर कॉन्टैक्ट्स में कोई डिज़ाइनर्स हैं या इस तरह कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग हैं तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं। सही। तो आपके साथ अच्छा ताल्लुक है तो एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए जो मेरी सोशल मीडिया की चीज़ें देखे। सही। सो उनके साथ फिर चला। फिर USA में मेरे दोस्त हैं,
उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे भी एक क्लाइंट दिया, तो वहाँ की भी बुक कीपिंग और उसके बेसिकली एक 2 सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन ऑपरेट होते हैं, QBO क्विक बुक ऑनलाइन और ज़ीरो ना, तो उन पे आपको क्लाइंट जो है ना अपनी कंपनी के एक्सेस दे देता है, सो आप यहाँ बैठ के उनकी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो वंडरफुल। तो देखिए ना व्यूअर्स, एक डिज़ायर थी, एक काविश थी, एक सिचुएशन आई कोविड में, बहुत से लोगों ने अपने आप को जॉब वाली सिचुएशन से बाहर निकाल लिया, क्योंकि कोविड में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। Exactly. 10-10, 20-20 साल जो लोग कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, दे वर जॉबलेस। जी सबा। मेरी कहानी जो है बहुत सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना एमफिल करी थी और एमफिल के दौरान मैं जॉब के हवाले से काफ़ी परेशान थी, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था, एंड मेरे जो फादर हैं वो पुलिस में हैं, माशाल्लाह। तो वो इंटरेस्टेड थे कि मैं CSS की तरफ जाऊं, सो आई वाज जस्ट गेटिंग प्रेशर। फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर था कि CSS की तैयारी कर लूं, और साथ में मेरे फादर ने मेरा B.Ed में भी एडमिशन कराया था कि जितनी डिग्रीज़ हो सकें वो मैं इकट्ठी कर लूँ। एक ही साथ ना बच्चे मतलब पढ़ाते जाओ मैं थीसिस करी थी, एमफिल की क्लासेस ले रही थी, साथ साथ B.Ed की भी करी थी, और हर तरफ से परेशान थी, और फिर साथ में PPSC की तैयारियां करती थी कि कहीं जॉब मेरी लग जाए। मुझे मेरा ख्वाब था कि मेरी 16th ग्रेड की जो जॉब है ना वो लग जाए, उधर से मैं शुरुआत लूँ। एक ऐसा ही मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपको ऑफिसर बनना है, ये करना है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे कि हम अभी पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे, नौकरियां अब बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल। एक वक्त होता था जब हम छोटे होते थे, तो जैसे जैसे बड़े हो रहे होते थे, टेक्नोलॉजी चीज़ें, लोग रन करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, तो अब तो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज 4 लोगों के साथ रन कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है। हम कल परसों यही बात कर रहे थे कि AI को देखें, AI की जो फैशन शोज कुछ मैंने रिसेंट देखे हैं जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, अब तो आपको इंसानों की मॉडल्स की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो दुनिया बदल रही है, लोगों की यूसेज जॉब सेक्टर्स में कम होती जा रही है, राइट? एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो मैं अपने करियर को लेके कोई इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, बस मुझे ये था जो भी लाइफ में मिल जाए। तो मेरी फ्रेंड ने एक हमारा PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से इंस्टीट्यूशन है, रोज़गार का एक इनिशिएटिव था उनकी तरफ से, उसमें मेरा एडमिशन उसने करा दिया खुद से ही, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था खुद ही करा दिया। हमारे दोस्त ऐसे तो नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। तो मेरा एडमिशन उसने करा दिया और अपना भी साथ में किया उन लोगों ने। खैर 4 दोस्त थे हम लोग, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, नॉर्मली जैसे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि गवर्नमेंट का इदारा है तो बस ऐसे ही कोई रैंडम सा कोर्स होगा, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने वो कोर्स लिया और मैंने इनरोल कराया हुआ था वेबसाइट डेवलपमेंट में। मुझे ये शौक़ था, मेरे बहन भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, कि मैं भी वो सीखूँ वगैरह वगैरह। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी फेलियर हूँ, मैं नहीं कर सकती ये। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, एक दूसरी क्लास में बैठ जाते हैं। एवं मेरे फादर ने मुझे प्रेशराइज़ करके भेज दिया कि एक दफ़ा ट्राई कर लो, एक दफ़ा ट्राई कर लो। मैं गई, मैं दूसरी क्लास में बैठी, वो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास थी, एंड जो हमारे ट्रेनर थे वो इसी हवाले से कुछ बातें कर रहे थे। मैं चूँकि बिज़नेस की स्टूडेंट हूँ, मुझे वो चीज़ें फैसिनेट हुई, अट्रैक्ट की मुझे। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मेरी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है, मुझे वाइब आई स्ट्रॉन्ग वाली। तो खैर मैंने वो सेशन लिया, वहाँ पहली क्लासेस कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड थी। तो मुझे उससे पहले कभी नहीं पता था कि मैं कंटेंट राइटर हूँ। मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट है, पोइट्री में इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ पे जब मुझे पता चला कि लिखने से पैसे भी बन सकते हैं, मैंने कहा वाओ, मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वाई किड्स क्राई, बच्चे रोते क्यों हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिखना था। तो मैंने वो लिखा और बहुत अच्छा खूबसूरत सजा के, और मुझे उसके बाद लगा कि आई कैन डू इट। फिर मैंने जो मेरा सेकंड काम था, यानी कि जो सेकंड आर्टिकल लिखा वो पेड आर्टिकल था, वो मैंने फाइवर पे जाके लिखा था। फाइवर का मैंने अपने प्रोफाइल बना लिया था, और मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था दैट वाज फॉर $5, वो $5 का था सिर्फ। और मुझे ये लगा था कि मैं फाइवर पे आई हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं यहाँ से $5 फिर भी 1500 रुपये हैं। हाँ, तो मुझे यही था कि मेरी पॉकेट मनी यहाँ से निकल आया करेगी। मेरे इमेजिनेशन में नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ लाइफ में ना इस वक्त। तो खैर मैंने वो स्टार्ट किया, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए, 7, 8, 10, 12 ऐसे। तो वहाँ से फिर मैंने देखा कि मुझे मेरी टीम होनी चाहिए मेरे पास, मैं अकेले काम को हैंडल नहीं कर सकती। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी 2-3 माह के अंदर अंदर मैंने अपनी प्रॉपर टीम को हायर किया, उनको ट्रेन किया, सेट किया, और मैंने अपना जो काम था उसको एक्सपैंड कर दिया। सो फिर मैंने राइटिंग के साथ SEO को ऐड किया,
और फिर कस्टम ये जो हमारी CMS बेस्ड साइट होती हैं, कस्टम कोडेड साइट्स जो होती हैं प्रोग्रामिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, वो मुझे मैंने आपको बताया मुश्किल लगी थी। लेकिन CMS बेस्ड साइट्स जो हैं वो ईजी हैं, मतलब उनको जस्ट आपने थोड़ा कस्टमाइज़ करना होता है एंड यू आर गुड टू गो, डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह। मैंने वो चीज़ें अपने साथ ऐड की और वक्त के साथ साथ मैं जो अपनी स्किल्स थी ना उनको एक्सपैंड करती गई उस दायरे को और अपनी टीम को बढ़ाती गई। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने 2020 में अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया था। उससे पहले मुझे फ्रीलांसिंग के F का भी नहीं पता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रोज़गार एंड दी आई विल से PITB बोर्ड, उन लोगों के इस कामयाब इनिशिएटिव ने मेरी ज़िंदगी को इतना बदला कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये एक इट्स नॉट कि मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे उनका नाम लेना चाहिए। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपके अंडर? इस वक्त मेरे अंडर अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद मेरी टीम में लोग मौजूद हैं। अब वही वाली बात है ना व्यूअर्स, एक बच्ची जो कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ जी से यहाँ तक की जर्नी, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको राइट फोकस, राइट डायरेक्शन मिल जाती है ना, और उससे बढ़ के आपके अंदर एक काविश होनी चाहिए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद नजमा की स्टोरी भी सुनेंगे एंड ऑफ कोर्स अरीज की फीडबैक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी कामयाब सक्सेस स्टोरी है। हॉस्पिटल के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर सकती थी। अपना क्लिनिक खोलना एक रिस्क था, बट माशाल्लाह लाहौर में, बल्कि इन पाकिस्तान, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड पीपल इन हर लाइन ऑफ वर्क। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी जो 2 सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी तो हमने कहानी सुनी, लेकिन अब बढ़ते हैं नजमा नईम साहिबा की तरफ। जी नजमा जी, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेरी कहानी ऐसे शुरू हुई कि मेरी 2014 में ड्यूरिंग स्टडीज़ ही मेरी शादी हो गई थी और मैंने ससुराल की सपोर्ट के साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, BS किया, उसके बाद मैंने MS ज़ूलॉजी किया, उसके बाद मैंने PGD एजुकेशन भी किया। अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि जब मैं जॉब स्टार्ट करूं एज एजुकेशनिस्ट तो जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सब मेरे पास हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि इतनी सारी क्वालिफ़िकेशंस के बावजूद आपको जो सैलरी ऑफ़र की जा रही थी वो मेरी बिल्कुल उम्मीद के जो है वो ख़िलाफ़ थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने बहुत सारे गोल्स को अचीव कर लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने शी विंस जो है PITB मैंने सोशल मीडिया पे देखा और वहाँ मैसेज किया। मिस हिना जो है उनका मुझे रिस्पॉन्स आया और मैंने वहाँ इनरोल किया और वहाँ बेसिक जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सारा मैंने सीखा और फिर उसके बाद लोगो डिज़ाइन का था इनका एक और कोर्स, उसमें भी एनरोल किया और फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया घर से ही। और उसमें जो है मेरा ज़्यादा काम लोगो डिज़ाइन का था, लेकिन क्योंकि मेरे पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था मेडिकल साइंसेस का, आई एम ज़ूलॉजिस्ट, तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिल गए जो मेडिकल बुक्स पे काम कर रहे थे, साइन लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, तो उनको भी बहुत असिस्ट किया मैंने कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे बैकग्राउंड्स के साथ नहीं होते। तो वहाँ से मेरा ज़्यादा काम जो है वो बुक डिज़ाइनिंग और बुक फॉर्मेटिंग की तरफ चला गया। तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्कूल्स हैं, फिर यूरोप साइड पे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हाँ जी। तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले जो अमेज़ॉन KDP के लिए मुझे हायर करते थे, मैं उनकी बुक्स बनाती थी और फिर वो वहाँ सेल करते थे। ये वहाँ पे मोस्टली लोगों का ये साइड बिज़नेस होता है, जो भी ऑफिस में भी काम कर रहा है तो उस साइड बिज़नेस उसका यही होता था कि बुक सेलिंग उनकी हो रही होती थी अमेज़ॉन KDP पे। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी लॉकडाउन में जो है वो बहुत सारी फ़ीमेल्स को एम्पावर किया, सिखाया और उसमें से तकरीबन 8 से 10 जो फ़ीमेल्स हैं वो अभी भी मेरे साथ काम कर रही हैं। और अब जो है मैंने अपना US बेस्ड अमेज़ॉन KDP का अकाउंट भी जनरेट कर लिया है और अब मैं अपनी बुक्स भी वहाँ पे लॉन्च कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में भी अब बुक रीडिंग का बड़ा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर भी मैं जो है वो अपनी बनाई हुई बुक्स जो हैं वो इंशाल्लाह सेल करूँगी। और मुझसे इंस्पायर होने के बाद जो है मेरी सिस्टर जो है उसने भी फ्रीलांसिंग को चूज़ किया आफ्टर MBA। वो भी जो है उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया और वो भी जो है अब अपनी सेलिंग ऑनलाइन कर रही है और फ्रीलांसिंग को ही चूज़ किया उसने भी। वंडरफुल। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगे हमारे इन तीनों एंटरप्रेन्योर्स
मैं डेफिनेटली वेरी इम्प्रेसिव, और मैं यही देख रही थी। अच्छा, कोविड ने बहुत सारे लोगों को ना, अगर आप देखें तो उन्होंने उस टाइम ने उनको उनकी वैल्यू के बारे में बता दिया है। असल में होता यही है कि हम शायद अपने आप की वर्थ खुद नहीं जानते, क्योंकि बचपन से कहा हुआ है ना, नौकरी डॉक्टर भी बनना है, जैसे आप डॉक्टर बने तो सबकी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि ये अब जाएगी और काम करेगी किसी अस्पताल में। एग्जैक्टली, वो भी एक नौकरी है। हाँ ऐसे ही है। बट आपका अपना क्लिनिक है, हाँ, तो आप एक एंटरप्रेन्योर है। मुझे बेसिकली शुरू से मेरा माइंड सेटअप वो था ही नहीं कि किसी के साथ लाइक वो सुनने वाला, या वो एक होती है ना अपनी, हर इंसान को अपनी नेचर का पता होता है। मेरे फादर को भी खैर यही था कि वो शुरू से यही कहते थे कि अपना क्लिनिक, उन्होंने कभी भी उस तरह से नहीं हमें कब डायरेक्ट किया था कि अच्छा तुमने कहीं जॉब करनी है या उस तरह। तो वो शायद मेरे, आप कह लें कि दिमाग में ये चीज़ थी भी नहीं, शुरू से यही था कि जब भी करूँगी अपना क्लिनिक करूँगी। लेकिन आपकी डेफिनेटली जिस तरह अगर आप उनसे स्टोरीज दोनों ख़वातीन की अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा मेरी फादर की सपोर्ट थी, फादर बहुत ज़्यादा पीछे के लिए, एक हाथ फैमिली मेम्बर का आपके साथ जब सपोर्टिव हाथ होता है ना, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। क्योंकि देखिए रियाज भाई, आप एज अ मैन शायद ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि हम औरतों का एक्सपीरियंस क्या होता है दुनिया में। लड़का पढ़ रहा होता है तो सब कहते हैं उसको पढ़ने दो, उसको तवज्जो देने दो। लड़की पढ़ रही होती है तो उसके साथ 10 और चीज़ें कनेक्ट कर दी जाती है, भाई नू भी संभाल, भाई वास्ता, मतलब बच्ची भी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है। बेटी को कहा जाएगा बेटे जा भाई के लिए चाय लेके आ, बेटी को कोई चाय नहीं देगा। चीज़ें बदल रही हैं, ऑफ कोर्स दे आर चेंजिंग, और इसमें पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। पूरे पाकिस्तान में जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको रिकग्नाइज करना बनता है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। बट एक इशू है कि ख़वातीन का एक्सपीरियंस बड़ा मुख्तलिफ होता है। मुंडा अगर अपनी बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा हो तो सारे घर वाले कहेंगे कि वेरी गुड मुंडा। बेटी जॉब करती है तो उसके ऊपर इशू बनता है, तो जब एंटरप्रेन्योर बनती है तो और बड़े मसाइल होते हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शादी के बाद एक मेरे ससुराल ने सपोर्ट किया, अब मैं एग्जैक्टली मेरा यही था कि मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन 3 बच्चों के बाद की हुई है, ठीक है, और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी। और मैंने जहाँ, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी सोसाइटी थोड़ी सी चेंज तो हो रही है, लेकिन बट स्टिल जिस टाइम पे हमने किया था तो अभी वही एक वक्त था कि जहाँ आपके पीछे एक मर्द का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भाई की शक्ल में हो, चाहे वो बाप की शक्ल में हो, चाहे वो शौहर की शक्ल में हो, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो। आपका हस्बैंड तो अपनी जगह, लेकिन आपके इन लॉज आज अभी हमारे पिछले सेगमेंट में आपके देवर थे, छोटा है 20 साल का है, लेकिन आप कहती है मेरे बच्चों की तरह। तो बात ये कि मिलजुल के अगर एक दूसरे को आगे इनकरेज करेंगे, खवातीन मर्दों को, मर्द खवातीन को, हम आपस में एक दूसरे को, तो तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आगे आए तो वो तभी आ सकती है ना। ये सब हमारे मुल्क के सिटीजन्स हैं, और आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इस्तेमाल करना है। और अगर आप देखा जाए तो बहसीत मुसलमान भी अल्लाह ताला ने ये पसंद किया है कि मुसलमान अपना काम करें, वो तिजारत या कारोबार की तरफ, और आप लोगों के लिए वसीले भी बने। यस, और वो इसी आपने होता ही है कि जब आप एक बंदा जो निकलता है किसी फैमिली में से इस तरह से, वो 10 और लोगों के लिए रास्ते तैयार कर देता है। आप और लोगों को, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इवन फैमिली के अंदर आप मिसाल बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों की रुकावटें दूर हो जाती हैं। वो लोग जो कह रहे होते हैं आपके अपने ख़ानदान में बैठ के कि अच्छा बेटियाँ ये नहीं कर सकती हैं, उनके लिए आप मिसाल बन जाते हैं। इसके अलावा बाकी दुनिया में अगर आप देखें तो अगर मेरे साथ हबे हैं, मैं क्योंकि फ़ीमेल हूँ तो मेरा फीमेल स्टाफ मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है। अब मैं जिस वक्त सर्जरीज कर रही होती हूँ तो मेरे पास आने वाली ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत आराम से भेज देते हैं कि उन्हें पता है कि फ़ीमेल डॉक्टर है, ठीक है। तो आप बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहती हूँ कि आपको हमेशा आसानियाँ पैदा करने वाला होना चाहिए, और जब आप नीयत अच्छी करके लेकर चलते हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते हमेशा रोशन करता है। इसी नोट पे आप तीनों से पैगाम लेना है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, रियलाइज़ किया या ना किया, आप लोग अपने लिए तो एक रोल, आप लोगों ने तो जो किया सो किया, लेकिन आप लोग एक तरह से रोल मॉडल्स हैं। सो क्या कहना चाहेंगे आप रियाज भाई हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, जो मेरे प्रोफेशन के लोग हैं या जो अकाउंट्स और फाइनेंस के, तो मैं तो जॉब बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा। उन्हें कहूँगा कि भाई अपना करो, थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन यही थोड़ा ही बहुत हो जाए ना। लेकिन थोड़ी देर अगर जॉब करके काम सीख लो तो वो जैसे कि आपने भी किया, आपने काम सीखा, उसके तकाजे आपने अंडरस्टैंड किए, और फिर आप, हम ये नहीं कह रहे कि सारे जो है वो फौरन ही करके अपना काम शुरू कर दें, बट एक प्रोसीजर। मैं अल्टीमेट गोल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अल्टीमेट गोल शुड बी योर ओन बिजनेस। तो इन दैट सेंस के आप काम सीखें, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की मार्केट में क्या हो रहा है, तो आपको वहाँ की एक्सपर्टीज़ होना लाजमी है। ज़ाहिर है बगैर एक्सपर्टीज़ के तो कोई आपको काम नहीं देगा। तो आप चीज़ें सीखें, लेकिन एट द एंड जो है अपना काम करें, जो है ना अपने काम की तरफ आएँ, जो है ना।
सबा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज का दौर है वो स्किल्स का दौर है। सो अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो बेसिक जो स्किल्स सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छी बात करना जानते हैं तो आप ऑनलाइन दुनिया में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी स्किल सीखनी है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल जो कम्युनिकेशन है उसको आप ज़रूर साथ लेकर चलें। बाकी अपने आप को वक्त दें अपने आप को। आप एकदम से डिफरेंट फील्ड्स में नहीं घुस जाएं कि मैं ये भी करूं। हर फील्ड को पहले अंडरस्टैंड करें, अपने इंटरेस्ट को देखें और जो चीज़ आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होती है उसको फिर आप चूज़ करें फॉर द सेक ऑफ़ योर करियर। फर्दर उसको पॉलिश करें और देन उसमें जो मार्केट है उसको आप सर्व करें एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर सेल्फ अ गुड फॉर्चून। इस तरीके के साथ आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। बाकी अगर आप जॉब्स के सर्कल में स्ट्रक रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख सैलरी पे आप चले जाएंगे, उसके साथ आजकल घर नहीं चलता है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर का, जब मैं पढ़ रही थी साथ में मैंने 3 माह बैंक की जॉब भी की थी और मैं जस्ट अर्न करी थी 25,000 रुपये पर मंथ, जो कि किसी लिहाज से मेरे लिए काफ़ी नहीं थे। फिर इवेंचुअली अभी अगर मैं इस स्टेज पर देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह माय इनकम ग्राफ इज़ वेरी हाई, जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कभी कर सकती थी। और पाकिस्तानी सोसाइटी में एक लड़की का इतना कमाना, मेरा ये मानना है कि 15 से 20 लाख रुपए महाना अगर एक पाकिस्तानी लड़की कमा रही है इनकम, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो सिर्फ तभी होता है जब आप अपनी वर्थ को पहचानते हो और अपने ऊपर काम करते हुए लाइफ को आगे लेके चलते हो। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। एंड फाइनली सजमा, आपका क्या पैगाम? मेरा स्पेसिफ़िकली उन फीमेल्स के लिए मैसेज है जो मेरी तरह शादी के बाद समझती हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी एजुकेटेड फीमेल्स होती हैं, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है और वो घर में है। मेरा ये ख्याल है कि औरत को अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया है कि वो जो सोच लेती है ना वो करके रहती है। जैसे मेरा एक गोल था कि मुझे घर बनाना है, मुझे शौक़ था, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया उनकी सपोर्ट के साथ, लेकिन एक जॉब के साथ अपने गोल्स को आप अचीव नहीं कर सकते। और बात ये कि घर बनाना तो हर बंदे का ख्वाब होता है, चाहे आप उसमें रहे या ना रहे। अपना घर बंदे को होता है कि हो, चाहे फैमिली के साथ रहता रहे बंदा, अपनी एक रूफ होनी चाहिए जो आपको पता है कल को क्या हो ना हो, लड़ाइयाँ मसले, बेहतर है कि बंदा एक ठिकाना तो हो ना। मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिल के घर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। तो जो फीमेल्स घर पे जो ऐसा सोच रही हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज़ करें और सिर्फ मेहनत शुरू करें। बिल्कुल, जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपने गोल्स को अचीव भी करेंगे। मैं सारी ज़िंदगी भी जॉब करती रहती तो मैं कभी घर ना बना पाती। मैं जॉब्स को बुरा नहीं कह रही, अब बीइंग एजुकेशनिस्ट वो भी मुझे अपना रोल प्ले करना है। बिल्कुल आपके साथ एग्री करती हूँ, बात सिर्फ इतनी है। थैंक यू आप सबका हमें आज ज्वाइन करने का, थैंक यू स्पेशली टू यू गाइस, थैंक यू। आप इंस्पिरेशंस हो हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि लोग हमेशा यही सोचते हैं ना कि अगर आप मीडिया में आ जाएंगे तो ग्लैमर होगा, तो पैसे होंगे, तो हम कुछ। आप अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी फील्ड, क्वांटम फिजिक्स हो गई, बुक कीपिंग हो गई, एजुकेशनिस्ट हो गया, किसी भी एरिया में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी यूनिक जगह बना सकते हैं। बिल्कुल, बट उसके लिए फोकस, डिसिप्लिन, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने कहा, हम जॉब्स को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन अगर आपने अपने आप को अगले लेवल पे एलिवेट करना है तो आपको फिर अपना कुछ सोचना पड़ेगा और उसके साथ साथ लोगों को भी इनकरेज करें, ताकि आपका तो भला हो ही रहा है, दूसरों का भी हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस। व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।